हम बात करेंगे बैतुस्सलाम। बैतुस्सलाम एक ऐसा इदारा जिससे बहुत अच्छी अच्छी खबरें तो आती हैं, और आपको याद होगा हमने उनके बहुत से प्रोजेक्ट्स आपसे शेयर किए थे, जैसे कि रमज़ान का प्रोजेक्ट आपको याद होगा कि जब बच्चे किरण डेली बेसिस पे नमाज पढ़ने गए तो उनको तोहफे में फिर बाद में बाइसाइकिल्स मिली थी और ढेर सारी बाइसाइकिल्स देनी पड़ी थी उनको। अच्छा, और वो बड़े खुशदिली के साथ में ये सब कुछ किया गया था। तो छोटे छोटे बच्चे जब वॉलंटियर करते हैं किसी बहुत अच्छे काम को, और फिर उसके बाद में हम जब उस मामले की थोड़ी और तहकीक करें तो हमें ये पता चलता है कि बस ये बात इतनी ही नहीं है, इनके दामन में तो बहुत कुछ है और भी बहुत ज़्यादा कुछ है। तो आज हमने कोशिश की कि फिर क्यों ना बैतुस्सलाम से ही जुड़े दो नाम आपके सामने रखें, और ऐसी क्या वजह है कि हमने उन्हीं का इंतखाब किया, ये मैं और शुएब भी आपको क्यों बताएं। हम क्यों ना अपने मेहमानों से, अपने प्यारे प्यारे मेहमानों से बात कर लें, आपको इंट्रोडक्शन करा लें और उनसे थोड़े से सवाल कर लें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। जबरदस्त। वी हैव अनस एंड अहमद अबू सत्तार। क्या बात है। और आप दोनों अभी ओ लेवल्स कर रहे हैं। ये कितनी इंटरेस्टिंग सी खबर है कि जब मदरसे की हम बात करते हैं तो हम नॉर्मली नहीं सोचते समझते कि वहाँ पे ओ लेवल्स भी हो रहा होगा, और नेक्स्ट स्टेप मैंने सुना है कि ए लेवल का है। बिल्कुल। उसमें क्या अच्छी खबर है, ये जरा नाजरीन को सुनाए ना। ये है कि उसमें फ्री स्कॉलरशिप है। ओके, फॉर एवरीवन हु passes the test. ओके। अभी मेरा ख्याल एडमिशंस होने हैं, तो अभी क्या है, टेस्ट कब है? Test, like we'll start, Okay. we'll give the dates, and we're starting that the person who gets good marks in O-level science or matric science Okay. and passes our interest test will be given free और इस scholarship. स्कॉलरशिप में क्या है, उसकी स्टडी भी है क्योंकि आप लोग तो ज़रा बोर्डिंग प्रोवाइड करते हैं, तो एवरीथिंग इंक्लूड इन दैट स्कॉलरशिप। Everything's included. एवरीथिंग से क्या क्या मुराद है, थोड़ा सा आसान सा करके बताएं ना अपने There साथ are के three बच्चों subjects in A levels. There are pro-medical, Pre-medical. pre-medical, pre-engineering, and computer science. को। अच्छा, और आपका इंटरेस्ट काहे में है? इंशाल्लाह pre-medical. अभी तो ज़रा भी ओ लेवल्स अभी तो O levels कर रहे हैं इंशाल्लाह. मेहनत काहे काहे के लिए कर रहे हैं ना, सोचा हुआ होता है ना, मुझे ये करना है या मुझे ये पढ़ना है, वो जानना चाहती हूँ मैं। इंशाल्लाह जब O levels के बाद A levels, फिर उसके साथ साथ Arabic के साथ दीनी उलूम, आलिम इंशाल्लाह. और फिर आप अपनी कंट्री को और अपने दीन को जितना आगे बढ़ा सकें और माशाल्लाह। तो कैसे बिल्कुल सब करेंगे। अनस, अभी कितने स्टूडेंट्स हैं जो ओ लेवल्स कर रहे हैं बैतुस्सलाम के हमारे कैंपस, हमारे पास दो कैंपस हैं, कराची और पंजाब में एक कैंपस है। तो हमारे पास 120 फिलहाल 120 स्टूडेंट्स वो हैं जो कि ज़रा दीनी तालीम तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ओ लेवल्स भी कर रहे हैं, और यही ओ लेवल करने वाले स्टूडेंट्स आगे चलकर यहीं से ए लेवल्स भी कर पाएंगे। ये एक अच्छा स्टेप हो गया। आप ये बताएं कि कोई स्कॉलरशिप का सोचा हुआ आपने कि अच्छा कितने स्टूडेंट्स आप इंडक्ट कर सकते हैं, कितने स्टूडेंट्स ए लेवल में आ सकते हैं? दैट डिपेंड्स, विल टेक जितने पास करते हैं। अच्छा, ओके, यानी फंड की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल कोई कमी नहीं, इंशाल्लाह। थोड़ा सा मुझे बताएं कि आप अपनी रूटीन के हवाले से बैतुस्सलाम के इस कैंपस में, कराची कैंपस में रूटीन क्या होती है? हमारा रूटीन जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे? हमारा सुबह हम उठते हैं, लेट्स से 5:30 इन द मॉर्निंग। वी तहज्जुद पढ़ते हैं, माशाल्लाह, कुरान पढ़ते हैं, फजर की नमाज होती है। फजर की नमाज के बाद हम फिर तिलावत होती है हमारी ये रूटीन है। हर नमाज के बाद 5 मिनट 10 मिनट कुरान की तिलावत होगी, कि करना भी चाहिए। बिल्कुल। फिर हमारा जो एक्सरसाइज का टाइम होता है। ओके, हमारे पास उन्होंने फिटनेस का भी पूरा ध्यान। बिल्कुल पूरा ध्यान होता है। क्या क्या करते हैं आप लोग, थोड़ा सा बताएं। रनिंग हो गई, पुशअप्स हो गए। जरूरी है। 25 तो हर किसी के लिए जरूरी है. अच्छा, और फिर उसके बाद में नाश्ता वगैरह उस तक भी पहुंचे ना? पहुंचते हैं ना, एक्सरसाइज के बाद ठीक है। एक्सरसाइज के बाद एक पीरियड होता है, फिर इस पीरियड के बाद ब्रेकफास्ट करते हैं. 45 मिनट्स हमें ब्रेक दिया जाता है। ओके, हम उसमें हम अपनी जितनी जरूरत हो खाना हो। बेस्ट नाश्ता क्या है वो बताए ना, थोड़ा नाश्ते का मेन्यू। नाश्ता हलवा हो जाए, पराठे हो जाए। क्या बात है, क्या बात है। मेरे हलवा हजम भी करना है ना, वो हजम करा देते हैं उसके बाद फिर ऐसी रूटीन होती है पूरे दिन की। ये बताएं कि फिर क्लासेस नॉर्मल 6 कंसेक्यूटिव हमारे पीरियड 6 कंसेक्यूटिव पीरियड्स हैं आपके। फिर हमारा लंच, दैट इंक्लूड्स ऑल 6 क्लासेस ऑफ कोर्स। या कोर्स. ओके, ऑल ऑफ द हमारे कोर्सेज। सब्जेक्ट्स हैं ओ लेवल्स में. मैथ्स है, कंबाइंड साइंस जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, उर्दू, इस्लामियात और पाक स्टडीज. राइट, एक रूटीन के 6 और आपके प्रोग्रामिंग. प्रोग्रामिंग थोड़ा. Or moreover, our teacher indicates different subjects in their teaching, such as philosophy, geography. ये philosophy और geography ये apart from the course है, right? Apart from course, teachers. जबरदस्त.
फिलोसफी, जियोग्राफी, जियोपॉलिटिक्स, वर्ल्ड हिस्ट्री। जियोपॉलिटिक्स में तो हर बच्चे बहुत वो होते हैं, इंटरेस्टिंग। इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, बहुत और अच्छी बात। अभी हमारे पंजाब के कैंपस ने अभी आपने सुना होगा जीकी का इंस्टीट्यूट, गुलाम गुलाम खान खान यूनिवर्सिटी। यस, उसमें उन्होंने फर्स्ट पोजीशन लिए पिछले Robotics 2 दिन रोबोटिक्स। जबरदस्त Robotics, रोबोटिक्स कंपटीशन, और टेक्सिला, उसमें भी HIT position- जी, जी। या हाईटेक। हाईटेक High-tech हाईटेक पहली पोजीशन। पहली पोजीशन ली। ओके, और ये बताएं कि अब चूंकि आप लोग बैठते होंगे ना, मिल बैठते होंगे, वैसे आपने ना डंडी मारी है ये कोर्स के बाद में, फिर उसके बाद में क्या था रूटीन? भाई शाम की रूटीन गोल कर गए। वो गोल किया आपने है? अच्छा। वो बताएं। अच्छा चले पहले पीरियड्स के बाद खाना खाते हैं, खाने के बाद 1.5 घंटे का भूख लग रही है ठीक ठाक ना लंच? नहीं, वो बता रहे कि Breakfast. डिनर से पहले वाला पूरी एक रूटीन है। 1.5 घंटे खाने के बाद 1.5 घंटे का रेस्ट होता है। ठीक है, उसमें बच्चे सो जाते हैं 1.5 घंटे के। बहुत जरूरी है फिर आपने। फिर जब उठते हैं वो आप नमाज पढ़ते हैं ज़ोहर की। माशाल्लाह। ज़ोहर के बाद 15 मिनट तिलावत। आफ्टर दैट जो होमवर्क मिलता है क्लासेस में वो करते हैं असर तक। फिर असर से मगरिब बच्चे खेलते हैं फुटबॉल, क्रिकेट, जो आपका बास्केटबॉल, फैसिलिटीज हमारे पास मौजूद हैं, ग्राउंड्स मौजूद हैं हमारे वॉलीबॉल। पास, वॉलीबॉल ग्राउंड्स हैं हमारे पास, फुटबॉल ग्राउंड्स हैं, क्रिकेट हम बैडमिंटन। कहते हैं। बैडमिंटन। आई थिंक जिस तरह कैरेट बैडमिंटन कॉलेज में क्या ज्यादा? फुटबॉल। फुटबॉल, जिस तरह कैरेट कॉलेज की रूटीन है, मुझे लगता है सेम रूटीन यहाँ पर भी है with additional courses, I guess. With additional courses. आपने बैतुल सलाम क्यों चूज किया? It was your choice or parents' Yes, choice? it was my own choice. And what make you to choose this? Look, it gives us it's giving us what do you call knowledge of Deen along with the worldly sciences. True. Equally important. We need Deen for the day of judgment. Let me tell the you that my hereafter. brother is from Saudi. He found माशाल्लाह। this madrasa on the internet and then he came here. आपकी फैमिली सऊदी अरब में है? Yeah. No, I was born in Makkah, Saudi Arabia. Hi. I looked in the internet for like madrasa and Jamia Bat Salam, found it perfect, shifted here. And your family shifted here as well? Yes. But अभी आप बोर्डिंग में, ज़ाहिर है अभी आप Yes. डे स्कॉलर तो नहीं, डे स्कॉलर तो होते ही नहीं है। ये तो अच्छा ठीक है जी। सुबह ऐसे हो गई, शाम ऐसे हो गई, इस तमाम हिस्से में असर से मगरिब करते हैं, खेलते हैं, फिर मगरिब से इशा और homework, जो इतना homework- homework मिलता है। तो ज़ोरों और जो अगर टाइम फिर भी बचे तो कल जो पढ़ेंगे उसका थोड़ा रिवीजन ये जरूरी रिवाइज कर लें। अच्छा मुझे लगा टाइम फिर भी बच गया तो कैसे बच गया ये जरूर सोचेंगे। हमारे वहाँ हाउस सिस्टम होता है। House system. 4 हाउस मतलब जैसे आपने हैरी पॉटर पढ़ी? Yes. हैरी पॉटर मैं समझ रहा हूँ ये आपके हाउस का हाउस के क्या नाम है वैसे? साद, we have got सईद, Saad, Said, Zubair, Talha. Okay, We have 4 okay. groups. ठीक है। फिर जो बच्चे अच्छा फॉर एग्जांपल अभी होमवर्क मिला, अब जिस बच्चे ने होमवर्क किया उसको आप +1 देंगे, पॉइंट्स मिलते हैं, teachers. पॉइंट्स मिलते हैं। फिर जिसके ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं उसको इनाम मिलता है, अच्छा सर्टिफिकेट मिलता है। सर्टिफिकेट मिलता है नाम पर। और इस तरह उसको एक अच्छा भी feel होता और है, अगर motivated भी होता उसने है। काम नहीं Motivated किया, होते हैं। अगर उसने काम नहीं किया उसको माइनस पॉइंट्स मिलते हैं। अगर डिसोबेइंग टीचर ही विल गेट -7। और उसका रिजल्ट आपके हाउस पे पड़ता है। बिल्कुल। डेफिनेट। ये बताएं मुझे कि कैपेसिटी कितनी है? आई एम कमिंग बैक टू ए लेवल्स। कैपेसिटी कितनी है आपके पास? कितने स्टूडेंट्स इंडक्ट हो सकते हैं यहाँ पर दोनों कैंपसेस में? फिर जैसे मैंने आपको कहा, it depends कौन एक्सपेक्टेशन क्या है? टारगेट क्या है? टारगेट हमारा कितना है? +100। +100 इन बोथ कैंपसेस, राइट? Both campuses. ओके, अच्छा ये तो ए लेवल की बात है, बट जस्ट आप ओ लेवल कर रहे हैं। जी। किसी ने भी अगर इंडक्शन करानी है अपनी बैतुल सलाम में तो प्रोसीजर क्या होता है उसका? O levels में O levels. O he levels, should his age should be 13 means 13.5। ओके। 13.5 साल और जो टेस्ट होगा? बिल्कुल। टेस्ट होगा। That's definite in every school. पांचवी क्लास की मैथ्स, उर्दू, इंग्लिश एंड ही शुड बी हाफिज एज वेल। ही शुड बी हाफिज एज वेल। हाफिज ना हो तो रवानी से कम कुरान पढ़ ले, जरूरी है। कुरान ये बस तो सहूलियत हो अच्छा आना चाहिए। ये सिर्फ बॉयज ये के लिए होना क्यों है? व्हाई नॉट फॉर गर्ल्स? We have for girls. We Okay. have Baitul Salam is working worldwide. ग्रेट। It has work in Turkey. It's working in Syria. It has Intellect School is being opened after 1 month In Turkey, in Turkey. It's working worldwide. It's not only in like Femadin. Femadin. It's This for, is- नहीं, for this A level गर्ल्स भी अप्लाई करेंगी? No, A levels is for boys. आलिम्स के लिए। ओके फेमदीन है गर्ल्स के लिए। yes, we have got Femadin as well. ओके। और ये ओ लेवल्स में भी आपको स्कॉलरशिप मिल रही है? बिल्कुल। सबको? सबको सबको वाओ। फ्री फूड, फ्री ट्यूशन फीस, फ्री Nothing. बुक्स, free books. आपके और पास जो पूरा facilities मौका है हमारे बहुत पास हैं, पढ़ने का और डिलीवर करने का। बिल्कुल। फैसिलिटीज हमारे पास है, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, स्पोर्ट ग्राउंड्स,
ग्रेट, जबरदस्त जी, आप तो छा गए हैं, मैं कहता हूँ जबरदस्त हो गया है। जबरदस्त हो गया। ये मुझे जरा थोड़ा सा ना जल्दी से बताएं, अगले 5 साल में आप लोग खुद को कहाँ देखते हैं? अपने आप को हम ऐसे ही अपने दीन को और अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। माशाल्लाह। और जिस आप ने कहा जियो पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, होना भी चाहिए और उसका ज़्यादा इम्पैक्ट हमें नजर आता है। बहुत शुक्रिया अनस एंड अहमद फॉर बीइंग विद अस टुडे। और ये तो अभी ओ लेवल कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी ने अब ए लेवल में एडमिशन लेना है, कुछ सोच रहा है, तो एंट्रेंस टेस्ट वैसे तो हर जगह होता है, बैतुल-सलाम का दें तो स्कॉलरशिप भी मिलेगी। और क्या ज़बरदस्त रूटीन है इनके कैंपस में, फैसिनेटिंग है, ज़बरदस्त जी। बहुत शुक्रिया वंस अगेन। बढ़ते हैं अगले मौजू की तरफ, यानी नया दिन की दीगर मौजूद की तरफ। और बैतुल-सलाम किस तरीके से काम कर रहा है ये हम आपको दिखा रहे थे। और अभी जब रजब तैयब एर्दोआन पाकिस्तान के दौरे पर थे तो बैतुल-सलाम की तरफ से कैलीग्राफी आर्ट रजब तैयब एर्दोआन का लिखा उन्होंने और उन्हें प्रेजेंट किया। और ऐसे बहुत से काम वो करते चले आ रहे हैं और हम हमेशा से उनकी बात करते हैं। अच्छा, हम हमेशा से बात करते हैं अच्छे काम की, अच्छे लोगों की, प्यारे बच्चों की, और सिर्फ बात नहीं करते, मुलाकात भी करवाते हैं। मैंने आपको कहा था ना कि आज मैं आपको एक छोटे से प्यारे से मुन्ने से हीरो से मिलवाऊंगी। तो देखिए तो इनके पिक्चर्स, ये है कराची के 6 साला उवैस शहजाद, और ये हैं अपने बाबा के बेस्ट फ्रेंड नदीम शहजाद साहब के बेटे। और ये मुझसे और आपसे कैसे बेहतर हैं? इन्हें मुश्किल को मुश्किल जानना नहीं होता, इनको तो लड़ना और आगे बढ़ना होता है। कैंसर जैसी बीमारी के बारे में इनके बाबा को और इनको बहुत मालूमात है, और वो इसलिए है क्योंकि ये इससे गुजर रहे हैं और ये इसकी अवेयरनेस के लिए भी काम कर रहे हैं। और साथ में आप ज़रा देखिए तो सही, मेरा मुन्ना सा फाइटर कितना पालश है। और ख्वाहिश क्या है जी इनकी? ख्वाहिश है इनकी कि मासूम सी प्यारी बैतुल आ सी। जाएं, खाना काबा जाएं। ज़ाहिर है भी ट्रैवलिंग का थोड़ा सा इशू है, बट इनकी ख्वाहिश और अल्लाह करे ख्वाहिश जल्द पूरी हो। माहौल जैसा भी हो, जैसी भी टेंशन हो, लेकिन ये मुस्कुराते हैं और अपनी मुस्कुराहट से अपने वालिदैन की हिम्मत बढ़ाते हैं। और ना सिर्फ अपने वालिदैन की बल्कि देखने वालों की भी हिम्मत बढ़ाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो चैलेंज किसी के साथ कोई भी हो सकता है, बट चैलेंज से निपटना कैसे है, एक स्ट्रॉन्ग इमर्जिंग पर्सन बन के कैसे उभरना है, वो ये सिखा रहे हैं हमें। नया दिन का सच्चा प्यारा जो एक हीरो है ना, वो अब हमारे साथ ही है, तो फिर क्यों ना हम वेलकम करें ओवैस को और नदीम साहब को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल जी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समा टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपने मेरे को यहाँ पे बुलाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे को खुशी भी हुई। जरा बताओ तो, खुशी तो हुई तुम्हें, लेकिन नाश्ता क्या किया था पहले वो बताओ मुझे। नाश्ता दूध और पराठा। दूध और पराठा सबसे बेस्ट नाश्ता। अच्छा ये बताओ, जब लोग तुमसे मिलने आए या तुम किसी से मिलने जाओ तो तुम थोड़ी सी एहतियात भी रखते हो ना? अभी मैंने हैंडशेक कर लिया था तो वो हाथ भी साफ किए, ये हमेशा करना पड़ता है। ये करना पड़ता है। अब आपने मेरे साथ मिला लिए, सैनिटाइजर बहुत ज़रूरी है साथ लेना, इससे सारे जरासीम मरते हैं। और अब देखो मैं घर से आया हूँ तैयार हो के सारा, अब मैं घर जाऊँगा, फ़ौरन जाऊँगा घर पे, कपड़े पहन के अंदर बैठूंगा और बेड पे सारे जरासीम लग जाते हैं। ऐसे बच्चे को बुखार चढ़ जाते हैं, वो 3 दिन दाखिल रखते हैं, फिर बुखार चढ़ जाते हैं, फिर 3 दिन, फिर शाम तक रखते हैं, और शाम तक बुखार नहीं चढ़ा वो छोड़ देते हैं। अच्छा, तो आप चाहते हो कि आपको हॉस्पिटल ना ले जाया जाए, इसीलिए आप बहुत एहतियात कर रहे हम हैं। लोगों ने एहतियात सबसे ज़्यादा अभी दी है, एहतियात अभी सबसे ज़्यादा करें। और जरासीम मास्क नाक पे पहने, जहाँ भी गंदगी हो मास्क वहाँ पे उतारे बिना। अच्छा बेटा, मुझे ये बताओ, खाने पीने के मामले में भी तो आप बहुत एहतियात रखते हैं ना, वो मुझे थोड़ा सा बताएं, क्या करते हैं? खाने पीने में ये एहतियात है, बाहर की जाले खाना नहीं खाना, जो बाहर का खाना देते हैं वो नहीं खाना, वो नहीं खाना, जो बाहर का बासी खाना देते हैं बिल्कुल नहीं खाना। जुल्म किए, उनको पकड़े, पुलिस पकड़ के लेकर जाए। वो एक दुकान वाले लड़के से मैं बीमार हुआ था, उसने मेरे को खिला दी, उस दुकान का नाम था अभी, उसने मेरे को जाली चीज खिला दी, चीज खिलाई थी, फिर बीमार पड़े थे। फिर वो लेकर गए मेरे को, उन लोगों तमीज के पास लेकर के, कहता ये भी ठीक है। फिर उसके बाद लेकर गए दूसरे पास, ये भी ठीक है। फिर एक दूसरा अस्पताल मिला था, वो भी कहता ये ठीक है। फिर आके इंडस अस्पताल मिले, फिर उस पर इन लोगों ने बताया, फिर ट्रीटमेंट शुरू हुआ। डाउन हो गया था पूरा, आंखें बंद हो गई थी। मेरे चाचू थे, मेरे पापा थे, वो पापा रोने लग गए मेरा चाचू मेरे लिए जूस और बिस्किट लाया, ये ले तू ये खाएगा तो शाबाश मिलेगी। फिर मेरा चाचू चला गया, पापा ने मेरे साथ बहुत टाइम गुजारा मेरे साथ। पापा ये सारा का सारा कुछ देखा। बेटा तुमको ना यहाँ पे मैं थोड़ा सा रोकूंगी। सर, ये सारे के सारे हालात, एक बच्चे को अब उसको एहतियात भी पता है, उसको एक एक चीज़ याद भी है,
हम हौसले के ऊपर बात करने आए थे, लेकिन देखिए तो इस तफसील में भी जाना पड़ेगा। अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है, ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, ज़िंदगी के सिरे को थाम के रखने के लिए। सर प्लीज़ जी, बताइए। इस हवाले से बुनियादी तौर पर किरण मैं ये बात करूँगा कि वालिदैन की अवेयरनेस इंतहाई ज़रूरी है। और अब देखा जाए तो इस बीमारी के अंदर मैं एक इंडस हॉस्पिटल की सिर्फ बात करूँगा कि जहाँ जब हम गए थे अप्रैल के अंदर, आज 10वां महीना हो चुका है, इसकी ट्रीटमेंट जो जारी है अभी भी, ताहाल ये इस ऑब्जर्वेशन के अंदर है, तो वहाँ पर 200 से यानी उस टाइम 150 बच्चा पर मंथ आ रहा था, सही। अब 250 से ऊपर जा चुके हैं बच्चे वहाँ, तादाद इतनी बढ़ रही है। और उसकी बुनियादी वजह जो है अवेयरनेस ना होना, और ये जो बाहर जो इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा मसला है, और ये जाली अशिया जो बच्चे चॉकलेटें, टॉफ़ियाँ, गैर ब्रांडेड चीज़ें होती हैं, लोकल बन रही हैं, कोई इनकी पकड़ रोकथाम नहीं है, क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, ये वो चीज़ें जो बच्चों के अंदर इस बीमारी को बूस्ट करती हैं। फिर और बहुत ज़्यादा स्ट्रेचर पर ही गया, फिर बच्चा हॉस्पिटल ही गया, जी बिल्कुल से फिर नहीं रुक सकते आप। रोक इसलिए कि एक ये चीज़ भी है कि बुनियादी तौर पर कुछ ऐसे बच्चे भी देखें, कुछ ऐसी गंदगी में उपलते हैं, बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें वो जरासीम असर नहीं करते, लेकिन इसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। लेकिन कुछ बच्चे जो पैदाइशी तौर पर आप देखते हैं कि वो कमज़ोर हैं, वो उनका खाना पीना भी है, सेहत नहीं बन रही, या हर बीमारी को, हर मौसम को अडॉप्ट कर लेते हैं, उन बच्चों का स्पेशली उन पर ऑब्जर्वेशन रखें, नज़र रखें, इन चीज़ों से बचाएं, उनकी सफाई का, खाने का, इन्वायरमेंट का खास ख्याल रखें। अच्छा, एक तो ये कि फिर बाबा के साथ, चाचू के साथ आप हॉस्पिटल गए थे, फिर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई, बहुत दिक्कत से आपको गुजरना पड़ा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपने वहाँ पर सीखी, अभी मुझे पता चला थोड़ा सा, वो क्या था, वो पठान बाबा ने क्या सिखाया था? पठान बाबा ने बोला मुझे नहीं छेड़ो। नहीं, पूरा बताएं, पहले आप आंख मारते थे। पहले मैं ऐसे आंख मारता था, फिर नर्सों का ना वो देखती नहीं थी, फिर एक पठान मिल गया वहाँ था, वो कहता है ऐसे नहीं, ऐसे मारो, आवाज वाला। अब फिर मारी तो नर्स ने देखा मुड़ के? नहीं, फिर भी नहीं देखा? उन्होंने बाबा को देखा होगा फिर। नहीं, वो इनके साथ नहीं, बहुत इतने क्यूट ज़्यादा बच्चे को कैसे friendly हो इग्नोर चुकी कर थी। सकते हैं? इनके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थी, उन्होंने बड़े एक फरमाइश आई है सर, फरमाइश आई है, जरा दोबारा ये हो जाए, थोड़ा सा सोलो फ्रेम बनता है। आप बताएं ये दोबारा। वाला काम याद है ना, ये सीखना चाह रहे हाँ, हो। आप तुम्हारे नहीं आती है, वो दूसरा के साथ। पहले मैं ऐसे मारता था नर्सों को, फिर एक पठान मिल गया, वो कहता ऐसे नहीं मारो, ऐसे आवाज वाला मारो। और अच्छा मुझे आप बताएं, गाना गाते हैं? गाना पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान वाला तो नहीं आता। कोई तो आता चलेगा, होगा। मैं काहिर का Please, थोड़ा सा फरमान, सुनाएं। मैं सीने में कुरान, मैं खैबर में पंजाब, मैं सिंध बलूचिस्तान, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ। जबरदस्त। अच्छा, आपके कुछ हीरोज भी हैं, आप वैसे तो आप इतने नन्हे मुन्ने से लेकिन बड़े हीरो हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे भी लोग हैं ना जिनको आप खुद फॉलो करते हैं, आपको अच्छे लगते हैं। शाहिद खान आफरीदी, उनसे तो मुलाकात भी हुई? गए थे आप मिलने, उनके घर गए थे, क्या हुआ था बताए ना? उनके साथ मैंने क्रिकेट खेली थी, वाओ। बहुत मजा आया था। क्रिकेट मैंने उनके साथ खेली, एक बार मैंने उनको आउट करवा दिया, एक बार उन्होंने मेरे को आउट करवा दिया। और अब किसी और से मिलने की ख्वाहिश, किसी और स्टार से मिलने की ख्वाहिश भी है? पहला उम्रा था, ओके। पहला उम्रा जाऊंगा, मेरा पासपोर्ट इंशाल्लाह। बन चुका है, अल्लाह मेरे जल्द से जल्द वहाँ पे बुलाएगा। आमीन। और मोमो को बाद में मिल चुका, मोमो को मिलना है? हिना दिल बजीर मोमो से को मैं मिलना है। बाद में मिल लूंगा, पहला उम्र है। ओके। हिना दिल बजीर साहिबा से क्यों मिलना है? उनकी क्या आपको बात पसंद और है? मिलेंगे तो क्या बोलेंगे? हाँ, मिलेंगे तो क्या कहेंगे उनसे? मिलेंगे तो बस रिपोर्टिंग है। क्या है, थोड़ा करके बताएं ना, क्या क्या ज़हन में सोचा आपने क्या सोचा था मोमो के लिए कि मैं जब मिलूंगा तो उनको ये बताऊंगा, बताएं जरा। जी सर, देखिए मोमो आई हुई है, मोमो के साथ में जो प्रोग्राम चलेगा, उनका बहुत बड़ा प्रोग्राम चलेगा, उनके लिए जाऊंगा। मोमो भी बहुत फनी चीज़ें कर रही है, हमको हंसा आता है। बस अभी इतनी सुनाऊंगा। बहुत शुक्रिया उवैस शहजाद हमें अपडेट करने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। आप लोग हमारे साथ थे। छोटा सा बच्चा, कितना बहादुर, कितना प्यारा, और कितना कुछ सिखा दिया उसने, और कितना कुछ उनके वालिद ने इस चीज़ से वो देखते हुए समझते हुए खुद भी सीखा, और अब वो मेरा मैसेज लेकर भी आए हैं कि हम जो इतनी बेहतियाती कर जाते हैं और बाद में फिर हमें एहतियात करनी पड़ती है, तो बेहतर है कि पहले एहतियात करें। और हेल्थ
हेल्थ की बात करते हैं। चंद रोज पहले हमने एक सेगमेंट रिकॉर्ड किया था कि थोड़ी सी कोशिश, थोड़े से पैसे खर्च करके अपने आप को आप कैंसर से बचा सकते हैं, अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। उस सब के बारे में क्या मालूमात हमारे पास आपके सामने रखते हैं। जनाब, 100 रुपए की बिरयानी आप खरीदते हैं बड़ी भूख में, बड़े चाव से, और फिर उसके बाद में 1 रुपए में आप कैंसर खरीद लेते हैं। जी बिल्कुल, आप ऐसा ही करते हैं। वो जो आप 1 रुपए का चम्मच खरीदते हैं ना, वो आपके पूरे खाने को आपके लिए रिस्क बना देता है। आज हम खास तौर पर इसकी बात करेंगे कि ये कैसे होता है और इसका सोल्यूशन क्या होता है। यानी फूड फ्रेंडली कटलरी ये होनी चाहिए, बर्तन ऐसे होने चाहिए जो आपके लिए कैंसर का मौजब ना बने। हमें ज्वाइन किया है समीद अनीस साहब ने। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ये जो हमने कुछ कटलरी यहाँ पर, सॉरी ये तो कंटेनर है, कटलरी आपके पास है, तो ये बताइएगा ज़रा कहाँ से आई है? सर ये मैंने इंपोर्ट किया। ओके। लेकिन इसका मेरा एम यही है कि इवेंचुअली मैं प्रोडक्शन स्टार्ट करूं, और ये मैंने 1 साल पहले ये अपना बिजनेस स्टार्ट किया, और मैं घुसा था फूड पैकेजिंग के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान में 2 इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा चलती है एक तरीके से देखा जाए। एक तो फूड है और दूसरी वेडिंग है। लोगों को खाना खाना, शादी करने का खाना पीना। हाँ, बस खाना पीना, फिर किसी की शादी में जाके खाना पीना। तो मैं इसमें घुसा, तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो मेजर चीज़ें बिक रही हैं फूड पैकेजिंग में, वो बिकती है प्लास्टिक। ये प्लास्टिक भी वैसा जो हेल्थ के लिए सही नहीं है। उसका प्रॉब्लम ये आता है कि उसके अंदर आप कोई भी गर्म खाना डालें तो वो इवेंचुअली कैंसर बनेगा। और मुझे वो फील हो रहा था कि मैं बेचते हुए मुझे लगता था कि मैं हराम कोई चीज़ बेच रहा हूँ। लिटरली इतना मुझे लग रहा था कि यार मैं तो ये नुकसानात इस कदर हैं, और जब एक शख्स को उसके बारे में मालूम हो जाए तो फिर ये वाली फीलिंग्स आती हैं। ये मैं सही समझ पाई? बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो मुझे ये था कि मैं इससे प्रॉफिट तो कमाऊँ भी, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और इवेंचुअली मैंने एक और चीज़ नोट की कि प्लास्टिक आप कहीं भी लेने जाए तो लोग इस तरह मुफ्ते में बांट रहे होते हैं। ऐसा लगता है आप यही कंसिडर करते हैं कि प्लास्टिक मुफ्त है, क्योंकि आप 2 मांगे चम्मच, आप 5 मांगे चम्मच दे देता है बंदा। लेकिन दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री की नहीं होती, इसके कोई ना कोई कॉस्ट तो बेयर कर रहा होता है। तो इसकी कॉस्ट होती है आपकी हेल्थ, और सेकंड होता है आपका एनवायरनमेंट। ट्रू। ये तो ज़ाहिर है हम बहुत अरसे से डिस्कशन करते भी चले आ रहे हैं कि इवन अगर आपने ठंडा खाना भी रखा लेकिन बाद में माइक्रोवेव में जब गर्म किया तो माइक्रो प्लास्टिक उस खाने का हिस्सा बन गया, उसके बाद हमारा अल्टीमेटली हिस्सा हम बन गया, और उसकी वजह से ज़ाहिर है हेल्थ इश्यूज़ हैं। आप मुझे समझाएं, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस कंटेनर, ये मटेरियल क्या है? इट्स एलिगेंट, इट्स ब्यूटीफुल। मटेरियल क्या है ये? सर ये होता है बगैस। तो इसका बेसिक मैं आपको बताऊँ, गन्ना जब उगता है उससे सारा रस निकालने जो छिलका बच जाता है, ठीक है, उस छिलके को बनाते हैं पल्प। ओके। उसका एक पल्प बनाते हैं, और पल्प से ये बनाते हैं बोल्स और प्लेट्स। ठीक है। तो एक बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट है, वेस्ट से बना हुआ। ओके। लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इसके ऊपर कोई प्लास्टिक की लाइनिंग नहीं है। ठीक है। इसके अंदर आप पानी डालें, तेल डालें, ये 10 दिन तक कभी लीक ही नहीं करेगा। ओके। तो ये बिल्कुल प्लास्टिक का बेस्ट रिप्लेसमेंट हो गया पूरे यानी का वो पूरा। लगता पेपर जैसा है लेकिन पेपर है नहीं। ये समझे पेपर, एक समझे यानी कि पेपर बनता दरख्त से ही है ना, वो भी एक तरीके से लेकिन plant ये ही है। इतना इसकी थिकनेस है कि ये काफी दिन तक इसमें खाना पक सकते हैं, इवन लिक्विड्स। बिल्कुल। अच्छा, ये तो एक बात हो गई कि ये हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं बनेगा, हमें बीमार नहीं करेगा इसका इस्तेमाल। अब ये बताइए कि ये इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा वैसे जैसे कि आम प्लास्टिक पहुंचाता है। इस चीज़ को कैसे इंश्योर करते हैं? ये कैसे होता है? देखिए, एक तो ये होता है कि प्लास्टिक भी, देखिए मैं आपको बता दूं, प्लास्टिक में भी एक मिसकंसेप्शन है, हर प्लास्टिक खराब है। हर प्लास्टिक खराब नहीं। यहाँ पे जो प्लास्टिक मिलता है पाकिस्तान में वो बहुत खराब है। ओके। क्योंकि यहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन। अच्छा, लेकिन यहाँ पर भी हम ये तो देखते हैं कुछ फीडर्स और कुछ ऐसे कंटेनर्स पर लिखा होता है कि यू कैन यूज दिस इन माइक्रोवेव। देखिए वो 100% कंटेनर्स में लिखा होता है, वो हर कंटेनर में लिखा अच्छा, हुआ फिर होता है। ठीक है। मैंने इसका मतलब है मेरी ये मिसकंसेप्शन थी इससे मुताल्लिक। वो तो लिखने को क्या, लिखने को तो मैं भी कुछ भी लिखूं। ओके, लेकिन इसके ऊपर तो प्लास्टिक है। ये प्लास्टिक है बिल्कुल। इसके ऊपर इसकी भी लिड आती है बगैस की, लेकिन बगैस के अभी मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ। ओके। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर आप अभी भी काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि जितना कुछ आप समझ पाए और आप फिर उसके ऊपर प्रैक्टिकली कुछ कर पाए, आपने कोशिश की कि ये लोग जिनका डायरेक्ट सबसे वास्ता है, फूड पैकेजिंग से आप हैं, और होटल्स जाना, केटरर्स के पास जाना, एक आम आदमी से इफेक्ट होता है, आपने उन लोगों को डायरेक्टली जाके समझाने की कोशिश की कि आप लोग सही इंतखाब कीजिए। अगर आप इसके ऊपर पैसा खर्च करें तो बेसिकली आप इन्वेस्ट कर रहे हैं दुनिया में, इंसान की सेहत में। तो आपकी बात को समझा गया? रिस्पॉन्स क्या रहा? देखिए, कुछ रेस्टोरेंट्स हैं जो बहुत ही अच्छे लोग हैं, जो ख्याल भी रखते हैं आगे लोगों का,
उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। एक जो रेस्टोरेंट था एस्प्रेसो, उन्होंने मेरे बोलने से पहले ही मुझे कह दिया कि हम आपसे इतना इतना ले लेंगे, हमें ये माल चाहिए। इतना कंसर्न थे वो इसके लिए। इतना कंसर्न हम ढूंढ भी रहे थे, और बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जिन्होंने इस तरह किया। कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जो देखने को बहुत चलते हैं और बहुत उनका प्रॉफिट भी होता है, लेकिन वो यही कहते हैं कि हम उससे पैसा खर्चा क्यों करें, क्योंकि कंज्यूमर आके हमें तंग तो नहीं कर रहा ना, कि हम कंज्यूमर आके हमें कह तो नहीं रहा ना कि भाई आप क्योंकि वो कहते हैं कंज्यूमर ने कुछ नहीं कहा इसलिए हम क्यों इस बात का ख्याल रखें। लेकिन थोड़ा डिफरेंस समझाएं तो सही। फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल प्लास्टिक का कंटेनर एंड दिस कंटेनर, कॉस्ट का कितना फ़र्क है? देखें सेहत से बढ़ के तो कुछ नहीं, बट एटलीस्ट समझने के लिए कॉस्ट डिफरेंस क्या है? सर देखिए, अगर एक प्लास्टिक का कंटेनर अगर देखा जाए तो वो 13 या 14 रुपए के बीच में मिल जाता है, ठीक। अप टू वो 20 रुपए तक का जाता है। ये जो मिलता है 28 रुपए से स्टार्ट होता है, 35 रुपए तक का जाता है। ओके। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ इसको फूड ग्रेड प्लास्टिक से, फूड ग्रेड प्लास्टिक जो होता है वो इसी रेंज में होता है 30, 40, 50 रुपए। लेकिन उसको कोई क्योंकि खरीदता नहीं है तो यहाँ पे इसकी मार्केट नहीं है। सेम गोज विद द कटलरी, यानी जो चम्मच, स्ट्रॉज। कटलरी और इसमें डिफरेंस कम है। कटलरी तो एक कटलरी 1 या 1.5 या 2 रुपए तक का चम्मच आता है प्लास्टिक। ओके। ये 3 रुपए का पड़ता है। ओके। ये 3 रुपए का पड़ता है। ये छोटे छोटे से जो ज़ाहिर है अगर सॉस रखनी हो उसके सॉस लिए रखनी हो, छोटे छोटे से ये वैसे कॉस्ट इसकी क्या है? इसकी कॉस्ट होती है 7 रुपए। ओके। अच्छा, अभी ज़ाहिर है ये आप इंपोर्ट कर रहे हैं, हम कब देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में होगी इन सब चीज़ों की? देखिए अभी मैं इस इंडस्ट्री में मैं खुद ही हूँ, ठीक है। क्योंकि एक जो इसमें कोई सिर्फ बेचना नहीं competitor है, नहीं है। इसमें बेचना नहीं है। ओके। इसमें मेन जो मेहनत है लोगों को जाके समझाना है। ठीक है। तो जो मेरा एस्टिमेट है कि ये जो कटलरी है और स्ट्रॉज हैं ये इसी साल में यहाँ पे बनना शुरू हो जाएंगे। ओके। यहाँ पे कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हो गई है, बहुत से लोग आके मशीनरीज देख रहे होते हैं बाहर जाके कि अब यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं। ये डब्बे मुझे लगता है 2 या 3 साल लगेंगे। आपको नहीं लगता कि ये इतना सीरियस इशू है कि इस पर गवर्नमेंट को सपोर्ट करनी चाहिए? आप इंपोर्ट भी आसान फॉर दैट मैटर अभी के लिए और बाद में मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ताकि और लोग भी इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हो जाएं। देखिए गवर्नमेंट से हम लोग बात बहुत करते हैं। गवर्नमेंट देखिए मशीनरी पे ड्यूटी नहीं है, मुझे इससे मंगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रॉ मटेरियल मंगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मसला है मेन आगे बेचना। उसके लिए ज़ाहिर है पहले एक मार्केट होगी, लोगों को मालूम होगा, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स वालों को मालूम होगा तो होगा। लेकिन अगर कोई घर में, जिस तरह हम घर में भी तो प्लास्टिक के कंटेनर्स रखते हैं कि अगर जा रहा है कोई खाना लेकर हॉस्पिटल या ऑफिस, ये भी होता है कि लोग अब इतने कॉन्शियस होते हैं, बाज लोग होते हैं लेकिन इतने कॉन्शियस होते हैं कि वो अपने साथ में अपने बर्तन कैरी करते हैं। तो ये उसके लिए भी एक अच्छी ऑप्शन है। बिल्कुल, देखिए उसके लिए भी अच्छी ऑप्शन है। जो बर्तन कैरी करते हैं वो बर्तन कैरी करें, वो तो सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। वो बेहतरीन है, मैं उसको रिप्लेस नहीं करना चाहता। मैं जो बंदा प्लास्टिक यूज़ करता है और फेंक देता है, जो प्लास्टिक उनकी लाइफ टाइम में वो प्लास्टिक रहेगा इस दुनिया में, यानी कि वो इस दुनिया से चले जाएंगे, प्लास्टिक नहीं जाएगा दुनिया से 400 साल तक रहता है। 400 साल तक, यानी उनके पुश्ते भी वो प्लास्टिक देखेंगे इस दुनिया में। तो उनके लिए मैं बेसिकली डैमेज का बायस बनेंगे आप इतने सालों के लिए। बिल्कुल। ये बात आप समझाना चाह रहे हैं। और उनकी हेल्थ भी ख़राब हो रही है इवेंचुअली। तो उनके लिए मैं कहता हूँ कि आप सोचें और आप कोई ऐसा ऑप्शन लें जो सबसे पहले आपकी हेल्थ के लिए अच्छा हो। सबसे पहले अपने आप को देखें आपकी हेल्थ के लिए अच्छा हो। सेकंड, जो आपकी इन्वायरमेंट है उसके लिए बेहतर हो। और कॉस्ट इतनी नहीं है, कैंसर की ट्रीटमेंट 10 लाख रुपए की होती है, ये आपको 10 रुपये ऊपर दे। और ये किसी के साथ भी तो हो सकता है जब आपने थोड़ा सा ख्याल ना रखा, प्लास्टिक किस तरह से इस्तेमाल कर कैंसर वगैरह, उसके बाद कॉस्ट बहुत ज़्यादा। बहुत शुक्रिया समीत साहब, साथ आप मौजूद थे और आप ये कटलरी, कंटेनर्स, ये बॉक्सेस लेकर आए थे। और इंशाल्लाह हम जल्द ये खबर सुनेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग भी पाकिस्तान में हो रही है और लोग इससे वाबस्ता हो रहे हैं इस खबर के बाद कि लोगों को मालूम हो गया है कि ये कितनी नुकसानदेह है जो प्लास्टिक हम इस्तेमाल करते हैं, जिस प्लास्टिक में हम खाना इस्तेमाल करते हैं। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे पाकिस्तान की ख़वातीन की। किसी प्रोफेशन में पीछे नहीं है, आए रोज़ ऐसी खबरें हम शेयर करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है कि विमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं, और आज भी ज़रा हम लोग ख़वातीन की जब बात करते हैं, हमने एक बाहिम्मत बच्ची से भी आपकी मुलाकात कराई, तो हमने सोचा कि जब वुमेन एम्पावरमेंट की इतनी बात हो ही रही है तो क्यों ना कोहाट की रिमल एजाज से भी आपकी मुलाकात करा दें, क्योंकि कोहाट की ये पहली खातून है जो कि प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं। बिल्कुल, उन्हें ये एजाज़ हासिल है। 23 साल इनकी उम्र है और रिमल ने पढ़ाई के दौरान ही शादियों की फोटोग्राफी शुरू कर दी। कोहाट जैसा इलाका जहाँ पर इस खातून ने ये एजाज़ हासिल किया है, अब वो मुख्तलिफ इवेंट्स में जाती हैं और अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाती है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। रिमल, बेहद शुक्रिया, वेलकम टू नया दिन। कोहाट की पहली प्रोफेशनल खातून फोटोग्राफर होने का एजाज़ आपको हासिल है, ये सफ़र कितना मुश्किल था, ये एजाज़ कैसा लगता है आपको?
बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, जिस तरह कि हर सफ़र अपने आप में ही एक मुश्किल लेकर आता है, तो ये भी मेरे लिए एक चैलेंजिंग था कि इसको स्टार्ट कैसे करना है, और हर स्टेप पे एक अलग चैलेंज आया जिसको फेस करना था। शुरुआत की मैं बात करूं तो था कि घर वालों को कैसे मनाना है, और क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली थी तो सबका जो थी रजामंदी चाहिए थी। फिर और जब आपको आपका बाप सपोर्ट करने लग जाए ना, तो सब लोग आपके जो है सपोर्टर्स बन जाते हैं। तो स्टार्ट जो था वो घर की तरफ से था। उसके बाद जब शादियों में जाना शुरू कर दिया तो जाहिर है कि हर दिन नई शादी, नए लोग और नया एक्सपीरियंस उनके साथ, तो वहाँ से भी मसले आते थे, अभी भी आते हैं। और फिर बाहर वालों की बातें कि इन्होंने अपनी बेटी घर से बाहर निकाल दी और क्या ज़रूरत थी, और ये सब चीज़ें इस तरह। तो टाइम टू टाइम हर तरह के नए मसले आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनको फेस किया और आज यहाँ पहुँच गई। सही। अच्छा रिमल, ज़ाहिर है हर इलाके की अपनी डायनामिक्स होती हैं, अपनी कोर वैल्यूज़ होती हैं, अपने ट्रेडिशंस होते हैं। और ज़ाहिर कोहाट का जिस तरह मालूम है हमें कि वहाँ पर खातून के लिए बाहर निकलना वाकई एक मुश्किल चीज़ तो है, और फिर ऐसा प्रोफेशन चूज़ करना वो एक डबल मुश्किल मैं समझूंगा। थोड़ा सा मैं आपको और पीछे लेकर जाता हूँ। जब आप फोटोग्राफी नहीं करती थी, जब आप किसी इवेंट में जाती थी, तो आप ये फेस करती थी या ख़वातीन वहाँ फेस करती थी, ब्राइड फेस करती थी ये कि एक मेल फोटोग्राफर आ रहा है, वो तस्वीरें ले रहा है, तो ज़ाहिर है एक वो कंसर्न होता है कि नहीं अगर फीमेल हो तो वो बेहतर है। फिर एक दोस्त ने ही पिक्चर ले ली, मोबाइल से ही ले ली, तो वही एक ऑप्शन होती थी। लेकिन अब आपके पास ज़रा ये ऑप्शन मिल गई कि यू कैन गो एंड टेक द पिक्चर्स। जी जी, जैसे आपने बात की, क्योंकि कोहाट एक कंजर्वेटिव इलाका है, वहाँ के लोग जो हैं वो भी ज़रा एक ऐसा माइंडसेट रखते हैं कि वो पसंद करते हैं कि एक खातून फोटोग्राफर आ जाए और उनकी जो फैमिली की फ़ोटोज़ हैं वो उसी के पास महफूज रहें, क्योंकि एक प्राइवेसी का एलिमेंट आ जाता है, वो सिक्योर फील करते हैं। तो जैसे आपने बात की, बिल्कुल मैंने भी ये चीज़ फील की थी। मेरे जब बहन भाइयों की शादी हुई तो ज़ाहिर है हम मेल फोटोग्राफर ही बुलाते थे, तो उनके सामने मतलब बंदा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है कि क्योंकि हम उनको जानते नहीं हैं, वो एक बाहर के लोग हैं, हम उनके सामने खड़े हैं, फ़ोटो बनवा रहे हैं। तो ये चीज़ ज़ाहिर है मैंने भी फील की, फेस की, और लोगों ने भी फेस की। तो मुझे जो ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया था वो इसी वजह से आया था क्योंकि मेरा ये पहला स्टेप था, मैं पहली थी। और जब मैं घर से निकलती थी तो स्टार्टिंग में जब मैंने शादियों पे जाना शुरू किया तो लोग खड़े हो जाते थे मुझे देख के कि एक लड़की है और उसके हाथ में कैमरा है, तो वो कैसे करेगी। और जब मैं शुरू में जाती थी तो कोई 2.5 साल हो गए हैं, तो तब मैं छोटी भी थी, तो लोग मुझे पूछा करते थे कि तुम छोटी सी हो, ये काम कर लोगी, और पहले अपना काम दिखाओ, हम देख लेंगे तुम किस तरह का काम करती हो। तो ये चीज़ें भी मैंने फ़ेस की। और अलावा अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं जब जाती हूँ तो लोग कहते हैं कि रमल आई है, काम करेगी, हमें पता है कि कैसा काम देगी। तो मतलब ये चीज़ मैंने भी फ़ेस की, और लोगों को भी अच्छा रिस्पांस उनका इस लिहाज से ज़्यादा अच्छा आया कि उन्होंने ज़्यादा सिक्योर फील किया कि वो जो दुल्हन है या दुल्हन के घर वाले हैं वो मेरे सामने पोज कर लेंगे, वो मेरे से तस्वीर खिंचवा लेंगे और उनकी तस्वीरें मेरे पास महफूज रहेंगी। तो मैंने वो वक्त देखा कि जब मैं अकेली थी, कैमरा उठा के घर से बाहर निकलती थी, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे देखा देखी बहुत सी बच्चियाँ हैं जो कैमरा लेकर जाती हैं और फंक्शंस कवर करती हैं। ज़बरदस्त, यानी आप एक मिसाल बन गई हैं। अच्छा रमल, ये कहेगा कि अच्छी तस्वीर बनाना और अच्छी तस्वीर खींचना एक आर्ट है, ये किससे सीखा आपने? और जब भी आप किसी इवेंट पर जाती हैं तो किन किन बातों को मद्देनज़र रखती हैं, किन बातों का ख्याल रखती हैं? देखिए जी कि बिल्कुल तस्वीर बनाना एक आर्ट है, और मैं समझती हूँ कि फ़ोटोग्राफ़ी जो है ये सीखने से नहीं आती, ये हमारे अंदर ही कुछ इनबिल्ट होता है, क्रिएटिव साइड हम कह लें, या जो भी जो हमें इसको हम आगे पुश करती है। तो मैं तो कहूँगी कि मेरे जीन्स में थी, शुरू में बाबा किया करते थे, फैमिली फ़ोटोग्राफ़र वही होते थे, और उनके वो जो पुराने रील वाले कैमरे हैं वो अब मेरे कमरे में लगे हुए हैं सारे एक दीवार पे। उसके बाद भाई में ये जो शौक़ था वो ट्रांसफ़र हो गया, और जब मैंने शुरुआत की तो मैंने भाई के कैमरे से की थी। तो मैंने जाना शुरू किया और एक पार्लर वाली को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा मैं ऐसा फ़ोटोग्राफ़ी कर लेती हूँ, तो अगर तुम्हारे पास कभी आए, तुम्हें ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना। और कुछ दिनों बाद ही मुझे कॉल आ गई कि आप आ जाएँ और एक दुल्हन तैयार है। तो वो पहला इवेंट था जिसमें मैं डरी और मेरे हाथ भी कांपे, क्योंकि वो किसी लड़की का बड़ा दिन था और मैं अकेली फ़ोटोग्राफ़र थी और मेरा फ़र्स्ट टाइम था। तो और जब मैं शादियों पे जाती हूँ या शूट्स पे जाती हूँ तो मेरा फोकस यही होता है कि हर छोटी बात को मैं कैप्चर कर सकूँ, क्योंकि मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में भी पिक्चर्स जो हैं वो बहुत एक अहम रोल रखती हैं, क्योंकि हम मोमेंट्स को फ्रीज़ कर लेते हैं इनके थ्रू। तो मैं हमेशा ये देखती हूँ कि अगर दुल्हन को उसके अब्बा मिलने आ रहे हैं तो वो फ़ोटो ज़रूर बन जाए, उनकी अम्मी के साथ उनकी बन जाए, फैमिली फ़ोटो उनकी ज़रूर हो,
कैंडिडेट्स हो जाएं और वो कुछ ऐसी भी हो जाएं, जिस तरह आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, तो वो फेसबुक प्रोफाइल भी लगा लें, व्हाट्सएप पे डीपी भी उनकी लग जाए, तो ये चीज़ें बस ज़हन में रहती हैं। सही। अच्छा रमल, ये बताइएगा कि आपने खुद भी कहा कि अब आपकी देखा देखी बहुत सी और लड़कियां हैं जो कि कैमरा लेकर अब निकलती हैं और इवेंट्स पे जाती हैं, आपने ट्रेनिंग दी है इनको? बिकॉज मिसाल तो आप उनके लिए हैं, ट्रेनिंग भी आपने दी? जी बहुत सी हैं। 2018 में पहली दफ़ा मैंने ट्रेनिंग दी थी। मैं कोहाट यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट हूँ, तो वहीं से मैंने वहाँ पे 8 लड़कियाँ थी स्टूडेंट्स मेरी, जिनको मैंने सिखाया था। उसके बाद टाइम टू टाइम मैं घर पे भी ट्रेन कर देती हूँ उनको, मतलब 2-3 आ गई, उनको 2 वीक्स का सेशन दे दिया जब टाइम मैनेज हो सका, तो उनको इस तरह भी ट्रेन कर लिया। और इसके अलावा जो मेरे साथ अब काम करती हैं, तो ओके, उनको अब आपकी भी टीम बन गई है? ले जाकर जी बिल्कुल, अब टीम बन गई, क्योंकि ये काम था, मैं ओवर बर्डन हो गई थी। ओके। कोहाट के लोगों का ऐसा रिस्पांस आया था, क्योंकि मैं अकेली थी कि लोगों से भी डील करना। तो ज़ाहिर है सबने सोचा होगा कि आप ही को बुलाया जाए अपने इवेंट में। थोड़ा सा मुझे ये बताएं, कोहाट से बाहर कभी गई या कोहाट के आसपास किसी गांव देहात में गई, किसी रिमोट एरिया में गई कि वहां की शादी कवर करनी है? मुझे नहीं, पेशावर तक मैं गई हूँ, Okay. लेकिन रिमोट एरिया में ऐसा सच नहीं। क्यों? लेकिन वो होता है कि कोहाट में जो लोग आ जाते हैं ना, वो हंगू के, करक के, तो ये जो साइड पे इसके छोटे इलाके हैं, यहाँ के लोग कोहाट में भी आके शादियाँ कवर कर लेते हैं, तो ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है। ओके, चलें, बहुत शुक्रिया रमल, आप साथ मौजूद थी। वाकई यूर एन एग्जाम फॉर एवरीवन एक्चुअली। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इलाज की गरज से इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं की आज हम बात करेंगे बड़ी डिटेल में। बिल्कुल, और जो लोग पेन किलर्स लेते हैं, स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, उनके लिए बड़ी अहम खबर ये है कि हमारी ज़िंदगी बल्कि सोच पर भी बहुत अच्छे तरीके से असरअंदाज होती हैं ये तमाम तर दवाइयाँ। जी हाँ, हालिया रिसर्च हुई है जिससे पता चला है कि पैरासीटामोल जो कि हर घर में मौजूद है, उसके बड़े बड़ी अजीबो गरीब असरात होते हैं। मैं तो सुन के डर गई हूँ, वैसे मैं इस्तेमाल नहीं करती कोई भी ऐसी मेडिसिन, लेकिन फिर भी जो इस्तेमाल करते हैं उनके लिए खबर है कि साइंसदान एक लंबे अरसे से जानते हैं कि पैरासीटामोल दर्द रोकने के लिए दिमाग के कुछ हिस्सों को कदरे सुन कर देती है। मसलन दिमाग के अंदरूनी हिस्से जो है उनको सुन कर दिया जाता है, और ये दिमाग का वो हिस्सा है जो हमारे जज्बात में अहम किरदार अदा करता है। मतलब अगर आप सैड है, ज़्यादा खुश है, तो तब भी शायद हम शुए भी ले सकते हैं। खैर, ये वो मकाम है जो इस चीज़ पर भी असरअंदाज होता है कि हम किस कदर माशरती दर्द महसूस करते हैं, यानी कि किसी दूसरे शख्स के लिए हम कितनी हमदर्दी रखते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि आज की सोसाइटी में मैं देखती हूँ कि जब आपको धुतकार दिया जाता है, जब आपको मुस्तरद कर दिया जाता है, अगर आप वो दर्द भुलाना चाहते हैं तो वही इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर लें। मुझे तो ड्रामे याद आना शुरू हो गए, जहाँ जहाँ पे इस तरह के दर्द महसूस हुए थे वहाँ पे इस तरह की मेडिसिन का इस्तेमाल हुई थी या नहीं। एनीवेज जी, क्योंकि ये रिसर्च और बड़ी अलार्मिंग सी चीज़ें सामने आई हैं, क्योंकि जिस तरह महक आपने भी कहा कि वाकई हर घर में मौजूद होती है और विदाउट प्रिस्क्रिप्शन हम इसको यूज़ करते हैं, और हम क्या बच्चों को हम दे देते हैं इसका सिरप। तो हमने सोचा कि आज हम ज़रा इस पर डिटेल से बात करें, थोड़ा सा आगाही के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर नूरजहां ने, सरबरा हैं फैकल्टी ऑफ फार्मेसी डाउ मेडिकल कॉलेज। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। ये रिसर्च आपने देखी? रिसर्च पैनाडोल के हवाले से मैंने रिसर्च भी देखी, और पता ये चला कि जो ओहायो यूनिवर्सिटी में रिसर्चर हैं डोमिनिक मिस्चाउस्की, तो वो ये कह रहे हैं कि इससे कुछ इस तरह का बिहेवियर में चेंज आता है कि एम्पैथिक रिस्पांस जो है वो बढ़ जाता है। मीन्स के जो एक सिंपैथी है, जो दूसरों के साथ एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, उसमें कमी आती है। अच्छा, ये रिसर्च उन्होंने की है अपने ही ज़ाहिर पॉपुलेशन पे और कई पेशेंट्स पे, काफ़ी सारे जितना डाटा उनको रिक्वायर होगा। तो मेरा ये ख्याल है कि इन आवर कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी में भी ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होती है। पैनाडोल है, पैरासीटामोल है, टाइलिडोल है जी, इसके साथ न्यूबिरॉल है, वेरियस ब्रांड्स आर देयर। तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट ब्रांड एक्चुअली। मैं चाह रहा ये रहा था कि अगर फॉर एग्जांपल हम पैरासीटामोल देखें, पहले तो ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है, हर घर में इस्तेमाल हो रहा है, एक बात हम रोजाना इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरी बात हम बच्चों को भी दे रहे हैं, यस बंटीज की तरह, और हम बच्चों को दे रहे हैं। सिर्फ डॉक्टर ने नहीं कहा, बच्चे को हमने जब हिफाजती इंजेक्शन लगवा के हम घर लेकर आए तो हमने पैरासीटामोल तो दे ही दी खुद से ही। ये सही कर रहे हैं बच्चे के साथ हम, वो जो 2 माह का बच्चा है? अब मैं आपको एक बात बताऊं, लेट मी टेल यू, बेसिकली आई एम अ फार्मासिस्ट एंड देन फार्माकोलॉजिस्ट, प्रोफेसर फार्माकोलॉजी में हूँ, एंड हम मेडिसिन पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को।
तो आप अगर देखें तो जितने फार्मासिस्ट आपको मिलेंगे, आपको मल्टीनेशनल है, नेशनल हैं, कंपनीज हैं जो मेडिसिन ड्रग्स बना रहे हैं, जो ड्रग एक्सपर्ट हैं, जो फार्मासिस्ट हैं, वही लोग आपको सबसे कम मेडिसिन यूज़ करते हुए नजर आएंगे। उनको तो मालूम है कि इसके साइड इफेक्ट्स पर ज्यादा है। Because we are the persons we knows that every drug has some adverse effects. उसकी कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी होगी, वो एक चीज़ को तो सही करेगी लेकिन दूसरी पे वो कुछ ना कुछ और अपना यहाँ बैड पे ये भी इफेक्ट तो छोड़ हम जाएगी। समझते हैं, बिकॉज ज़ाहिर है आप लोगों ने उस पर इतनी स्टडी की होती है और आपको मालूम होता है कि अच्छा कितनी डोज लेनी है और कब लेनी है। Right. हमें तो नहीं मालूम, अच्छा 24 घंटों में एक बार ही ले सकते हैं। एग्जाम्पल एक कोट मैंने किया है, थोड़ा सा बताएं पैरासीटामोल अगर खुद से इस्तेमाल कोई कर रहा है एज पेन किलर, कितनी डोज लें तो वो ठीक है, और कब अगर डोज बढ़ गई तो मामला हो गया ख़राब? इसके लिए देखिए, इसकी जो मैक्सिमम डोज सेट हुई हुई है जो इसके लिटरेचर में मिलती है, वो मिलती है हमें 3 to 4 ग्राम्स। ओके, इससे ज़्यादा पर डे नहीं लेनी है, बट 3 to 4 ग्राम्स इज़ ऑल्सो अ वेरी हाई डोज। इस डोज के पर भी मैं ये कह सकती हूँ कि आप एक अगर एनिमल मॉडल बना रहे हैं किसी रिसर्च के लिए, तो आप उसमें हिपैटोटॉक्सिसिटी इंड्यूस करने के लिए भी पैरासीटामोल देते हैं, मीन्स इट इज़ सीवियरली टॉक्सिक फॉर द लिवर, ये रिपोर्टेड भी है। लेकिन जब आप हाई डोज ले रहे हैं, अगर आप पेनाडोल को फॉर पेन किलर रिस्पॉन्स के लिए ले रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली आप दिन में एक टैबलेट ले लेंगे एट द टाइम व्हेन यू आर फीलिंग पेन, तो इट्स ओके, ठीक है। लेकिन अगर इसको रेगुलर बेसिस पे लिया जा रहा है, दिन में 3 टैबलेट्स ली जा रही हैं, रेगुलर ली जा रही हैं फॉर मे बी 1 week 2 weeks, इट कैन कॉज टॉक्सिसिटी, क्योंकि इसकी जो रिपोर्टेड टॉक्सिसिटीज़ हैं वो कई ऑर्गन्स पे बॉडी के रिपोर्ट हुई हुई हैं ऑलरेडी, इसके लिटरेचर में लिवर लिखा पर हुआ है। ज़्यादा रिपोर्ट हुई है वो लिवर पर हिपैटोटॉक्सिसिटीज़ की इंड्यूस करता है, क्योंकि किडनी से ये एक्सक्रीट आउट होता है, तो किडनी पे इसकी टॉक्सिसिटी आती है। ये समटाइम्स जीआई ब्लीडिंग भी कॉज करता है, जीआई एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट कॉज करता है। इन सम इंडिविजुअल्स, हमारी पॉपुलेशन का एक रेशो होता है, कुछ ड्रग्स कुछ पॉपुलेशन पे इफेक्ट करती हैं, बैड इफेक्ट, कुछ पे नहीं करती। लाइक अगर हम 100% पॉपुलेशन को देखें तो इसमें मे बी 0.01% पॉपुलेशन पे ये स्किन रैशेज इंड्यूस करती है, सो इट इज़ ऑल्सो एलर्जिक टू सम पेशेंट्स। तो वो फिर पैनाडोल पैरासीटामोल नहीं लेते हैं, फिर वो दूसरी पेन किलर्स की तरफ जा रहे होते हैं। वो दूसरी का भी इतना ही इफेक्ट होता होगा, जाहिर सी बात है। Obviously, as I told you, कहाँ जाए, मतलब मेरी अम्मी हर चीज़ के दर्द के लिए कहती है पैनाडोल खा लो, मैं कहती हूँ किसी को हार्ट अटैक में हमने कहता है पैनाडोल खा लो। तो लेट मी टेल यू, मेरी मदर जो है वो भी थोड़ी सी एजेड है, सो व्हाट हैपेंस कि वो अगर थोड़ा ज़्यादा काम कर लेती है तो उनको फीवर लाइक फीलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो मैं उनको खुद कहती हूँ कि अम्मी आप सोने से पहले एक पैनाडोल ले लीजिए। अच्छा, वैसे ये दिमागी तौर पे भी होता है, हमने एक अपना माइंडसेट इस तरह से बना लिया होता है कि जब तक हमने मेडिसिन नहीं लेनी, पैनाडोल नहीं लेनी, कोई स्लीपिंग पिल नहीं लेनी, हमें नींद भी नहीं आएगी, ना हमारा दर्द जाएगा। ऐसा है एग्जैक्टली। एक्चुअली होता है कि बॉडी उस पर सेट हो जाती है, बॉडी का जो एक सिस्टम है ना वो उसको अडॉप्ट कर लेता है। अब जब तक आप पेन किलर नहीं लेंगे, आपको लगेगा कि आपको नींद नहीं आ रही है, और वो नहीं आएगी क्योंकि आप उसके हैबिचुअल हो चुके हैं। फिजिकल, इसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिक डिपेंडेंस, मतलब डिपेंडेंसी आ जाती है पेशेंट के अंदर। तो वो टैबलेट लेगा तो फिर उसके बाद वो फिजिकल डिपेंडेंस है या मेंटली डिपेंडेंस है? और ये जो आपके नींद के लिए जितनी भी मेडिसिन जाती है, ये एक बहुत बैड इफेक्ट देती हैं, दैट इज़ शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। पेशेंट को मतलब उसने जो दिन में काम किया है वो उसे याद नहीं रहेगा, उसे वो 15 साल पहले की चीज़ें तो याद रहेंगी, लेकिन वो जो एक दिन पहले, जो 4 दिन पहले चीज़ हुई है वो उसे याद नहीं रहेगी। बुलाना के दिन में क्या हुआ तो उसे खिला। ये जो माँ या बच्चों से कहती है हाल है तो ए हाल है भूल जानते हो, तुम ना कहे भाई बच्चों को पैरासीटामोल खुद दी होगी उन्होंने। तो ये सारे बैड इफेक्ट्स आते हैं। एक मुझे बात ये समझाएगा कि जब हम कोई भी पेन किलर लेते हैं और स्पेसिफिकली पैरासीटामोल का जब इस्तेमाल करते हैं, दिमाग को सुन करती है, कॉर्टेक्स को सुन करती है? एक्चुअली देखिए, जो रिसर्च फॉरेन में हुई है, और ऑब्वियस सी बात है कि हम अब तक हम अपने कंट्री की रिसर्च को एक्सेप्ट करते हुए थोड़ा सा सोचते हैं कि इसमें मे बी कहीं कोई लूप रह ना गया हो, बट फॉरेन के अगर कहीं पे अमेरिका में अगर ओहायो में हुई है रिसर्च, तो मैं ये समझती हूँ कि उसमें कुछ ना कुछ यकीनन हकीकत होगी। बट द नीड इज़ कि हम उसे अपनी कम्युनिटी पे, अपनी पॉपुलेशन पे भी उसको चेक करें। और फैक्टर्स भी तो होते हैं, ज़रा हर जगह के डायनामिक्स ही मुख्तलिफ हैं। ऑब्वियसली। और हमारी सोसाइटी में जितने ज़्यादा मैं ये कह सकती हूँ कि बेचैनी और गुस्सा है ऑलरेडी, तो वो अगर कुछ इन ड्रग्स से जो बिल्कुल बंटीज की तरह यूज़ हो रही है, अगर वो एग्जेजरेट हो रहा है थोड़ा बहुत भी, तो वो सोसाइटी पे बैड इम्पैक्ट दे सकता है। तो वी नीड कि हमें इसके ऊपर फर्दर रिसर्च करनी चाहिए, और अपनी पॉपुलेशन पर रिसर्च करनी चाहिए। एक आखिरी कमेंट इस पर भी कर दीजिएगा कि एक तो आपने खुद कहा, अगर रोज़ाना जैसे आप अपनी अम्मी से कहते हैं जी दर्द हो रही है, ठीक है आप एक पैनाडोल का इस्तेमाल करें, पैरासीटामोल का इस्तेमाल करें, लेकिन जो बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ कर रहे हैं, एक जुमले में बताइए, क्योंकि बाज़ार मेडिसिन से मुतालिक हम ये देखते हैं ना कि अच्छा इसका फ़ायदा ज़्यादा है या कि नुकसान ज़्यादा है, तो जब फ़ायदा ज़्यादा होता है तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं।
डेली यूजेज ऑफ पैरासीटामोल, फ़ायदा ज़्यादा या नुकसान ज़्यादा अगर अगला बंदा पेन में है तो? एक्चुअली आपके पास जो पेन किलर्स हैं ना, जो आप मार्केट में अवेलेबल हैं, आपको मिलेगी डिस्प्रिन। डिस्प्रिन इज़ हेपेटोटॉक्सिक, एक तरह से रीनल टॉक्सिसिटी ज़्यादा करेगी, जीआई पे ब्लीडिंग कॉज कर देगी, अल्सर कॉज करेगी, ठीक है, ये इसके बैड इफेक्ट्स आएंगे। तो उससे बेहतर हम ये समझते हैं कि पैरासीटामोल इज़ सेफर। पैरासीटामोल एटलीस्ट एस्पिरिन से बेहतर है, आप ले ठीक है। सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे और आपने इस पर रोशनी डाली। महंगाई की अब बात कर लेते हैं कि महंगाई के इस दौर में जहां अपना खर्च उठाना महाल है, वहीं पेशावर की एक रज़ाकार खातून है जो अपनी तनख्वाह का 50% जो हिस्सा है वो उन बच्चों पर लगाती हैं जिनको तालीम के हसूल के लिए मुश्किलात का सामना रहता है। बिल्कुल, और एक बड़ा अच्छा कदम है। ये खातून कौन है, जानते हैं साद बिन ओवैस की इस रिपोर्ट में। इरादे मजबूत हों तो कोई भी मुश्किल राह में रुकावट नहीं बन सकती। ऐसा ही कुछ कर दिखाया पेशावर की बाहिम्मत शहनाज ने, जिससे महदूद वसाइल और माशरती रुकावटों के बावजूद बीड़ा उठाया यतीम और बेआसरा बच्चों की तालीम का। कुछ मेरे दोस्तों में से हैं जो कि मुझे मंथली बेसिस पे थोड़ा बहुत डोनेट कर देते हैं, कुछ मैं अपनी सैलरी से कर रही हूँ ज़्यादातर। शहनाज ने नादार बच्चों की क्लासों के लिए 2 कमरे किराए पर ले रखे हैं, जहां नन्हे तुलबा मेहनत और लगन के साथ खुशी खुशी पढ़ने आते हैं। रोजाना स्कूल मैं रोजाना स्कूल आता हूँ और सबक पढ़ता हूँ। मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। और मिस हमें बहुत अच्छा पढ़ाती है। मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। हुकूमती सरपरस्ती मिल जाए तो अपनी मदद आपके तहत इल्म की रोशनी फैलाने के लिए सरगर्म ऐसे रज़ाकार तालीम से महरूम कई बच्चों को माशरे का करामत शहरी बना सकते हैं। शहनाज जैसा जज्बा अगर बाकी खवातीन में हो तो माशरे में इनके मसाइल के खात्मे समेत तालीमी तनासुब में बेहतरी लाई जा सकती है। कैमरामैन असद अली के साथ साद बिन अवैस, समा, पेशावर। साद ने हमें रिपोर्ट दिखाई और मुलाकात की शहनाज से, तो हमने सोचा कि आपकी भी मुलाकात करवा देते हैं। शहनाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शहनाज, वेलकम। बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। ये बताएं कि किसी से मुतासिर होकर आपने ये काम शुरू किया या कोई और रीज़न है? बताना ज़रूरी समझूंगी कि मैं अपने जो बचपन के हालात है और अपने आप से मुतासिर हूँ, क्योंकि बचपन से मैंने बहुत ज़्यादा एजुकेशन बड़ी मुश्किल से हासिल की, क्योंकि मैं एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे एजुकेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लाइक लड़कों का ये है कि उनको तो मौका दिया जाता है कि भाई वो आला तालीम हासिल करे या अपना बिज़नेस करे या किसी भी फील्ड में वो जाना चाहे, लेकिन लड़कियों का ये कि हमारे यहाँ लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता। मैं अपनी फैमिली की वाहिद एक लड़की हूँ कि मैंने मास्टर किया, मैं अपनी फैमिली की वाहिद एक लड़की हूँ कि मैं जॉब कर रही हूँ, और मैं अपनी फैमिली की वाहिद एक लड़की हूँ कि मैं सोशल जो एक्टिविटीज़ हैं इस तरफ आई हूँ। बचपन में ऐसे बहुत से प्रॉब्लम से मैंने फेस किया है, और उस वजह से जो है मेरे जहन में था कि इंशाल्लाह ज़िंदगी में जब भी मुझे मौका मिलेगा तो इस तरह की जो बच्चियां हैं या इस तरह के जो बच्चे हैं जो कि तालीम से महरूम हैं या जिनको एजुकेशन का मौका नहीं मिलता किसी भी वजह से, अगर वो गुर्बत की वजह है या वो सोशल कंस्ट्रेंट्स हैं, इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, कोई भी रीज़न हो, तो मैं इंशाल्लाह उनके लिए जो है एजुकेशन पे काम करूँगी। सही है शहनाज, ज़ाहिर तालीम बुनियादी हक है हर बच्चे का और इसकी फराहमी रियासत की जिम्मेदारी है, लेकिन जिस तरह आपने ये कोशिश की और हम देखते हैं कि इंडिविजुअल एफर्ट्स होती हैं, ये जो इंडिविजुअल एफर्ट्स होती हैं ये माशरे की बेहतरी के लिए क्या किरदार अदा करती हैं? जहाँ तक देखा जाए तो तालीम जो है वो हर एक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, ये उनका बुनियादी हक भी है। और मैं समझती हूँ कि तालीम जो है वो हर बच्चे का बुनियादी हक है। अगर एक बच्चा या एक बच्ची एजुकेटेड होंगे, वो तालीम हासिल करेंगे, तो वो अपनी ज़िंदगी में जो है आगे बढ़ सकेंगे। अपनी जो दुनियावी ज़िंदगी है या जो मजहबी लिहाज से हम देखें तो वो दीनी और दुनियावी दोनों लिहाज से अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो तालीम के बगैर तो मेरे ख्याल में कोई भी माशरा जो है वो तरक्की नहीं कर सकता, चाहे हम किसी भी माशरे की बात करें, हम ईस्ट की बात करें, वेस्ट की बात करें, किसी भी हवाले से हम अगर जिक्र करें, एजुकेशन जो है ये हर एक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरी नज़र में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। बिल्कुल, तालीम के बगैर कोई भी मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। शहनाज, महंगाई का दौर है और एक आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन आप अपनी इनकम का आधा हिस्सा तालीम के फ़रोग पर खर्च कर देती हैं, तो घर का गुजर बसर कैसे होता है? मुश्किल होती है?
मैं यहाँ पे ये बताना ज़रूरी समझूंगी कि मैंने इस बात का इंतज़ार नहीं किया कि भाई मेरे पास पैसे आएंगे, मैं अमीर होंगी तो तब मैं कहीं जाके किसी की मदद कर सकूँगी। इंसान की अगर नीयत साफ़ हो और वो सच्चे दिल से किसी की खिदमत करना चाहे, अपने मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहे, अपने इलाके के लोगों के लिए, या इस तरह के जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं जो कि तालीम से महरूम हैं, जो कि चाइल्ड लेबर हम इनको कहते हैं, या जो स्कूलों से बाहर हैं जिसको हम स्ट्रीट चिल्ड्रन कहते हैं, तो अगर आपकी नीयत सच्ची है और आप सच्चे दिल से किसी की मदद करना चाहें तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। क्या बात है, वेरी पॉजिटिव, वेरी मोटिवेटेड। लेकिन थोड़ा सा ये तो बताएं कि इतनी मोटिवेशन आपको मिलती कैसे है? क्या आप देखती हैं तो आपको मोटिवेशन मिलती है, या क्या आप सुनती हैं तो आपको मोटिवेशन मिलती है? कोई एग्जाम्पल या कोई ऐसी पर्सनैलिटी जो आपको मोटिवेट करती हो कि आप ये सफ़र जारी रखें? हौसले की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं ये बताना ज़रूरी समझूंगी कि मैं जब भी अपनी मदर को देखती हूँ तो मुझे बहुत सारा हौसला मिलता है, क्योंकि वो एक ऐसी खातून है जिन्होंने बग़ैर एजुकेशन के, बग़ैर किसी टेक्निकल स्किल से वो ज़िंदगी के ऐसे मराहिल से गुजरी है बहुत बहादुरी के साथ। उन्होंने हमें भी पाला, हमारी एजुकेशन में हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो उनको मैं जब भी देखती हूँ मुझे और ज़्यादा हौसला मिलता है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि अब मैं जब ये काम कर रही हूँ तो मदर की मेरे साथ बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। तो मुझे उनको देख के, जब भी मैं उनको देखती हूँ मुझे हौसला मिलता है और अपने काम में जो है आगे बढ़ने की मुझे उम्मीद रहती है, और मैं कोशिश करती हूँ कि भाई अपने काम को जो है मैं अच्छे तरीके से आगे लेके जाऊँ, ताकि कल को मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई, मेरे दोस्त, सोसाइटी, मेरा मुल्क जो है मुझ पर फ़ख्र कर सके। ठीक, शहनाज, हुकाम बाला और हुकूमत वक्त से आप क्या मुतालबा करना चाह रही हैं कि अगर इस नए काम में आपकी हेल्प कर दी जाए तो मज़ीद कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको आप एजुकेट करना चाहेंगी और जिनके लिए आपने ये कदम उठाया है, इस कदम को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा है आपका? इस तरह है कि मैं जैसे आप लोग को पता है कि ये एक स्कूल नहीं है, पहले हमने सेंटर्स से स्टार्ट किया था, उसके बाद अभी प्रॉपर अल्हम्दुलिल्लाह एक स्कूल बन गया है। इसके अलावा सेकेंडरी एजुकेशन पे मैं काम कर रही हूँ। ऐसे बच्चियाँ जिनको एजुकेशन की परमिशन नहीं है, उनके साथ बैठ के हम टाइम टू टाइम अवेयरनेस सेशंस लेते हैं, उनके पेरेंट्स को हम मोबिलाइज़ कर रहे होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अगर गवर्नमेंट मेरे साथ सपोर्ट करे तो इस तरह के जो इलाके हैं जहाँ पर एजुकेशन को बहुत ज़्यादा नेगेटिव लिया जाता है, जहाँ पर बच्चों को परमिशन नहीं, तो मैं उस पर बहुत सारा काम कर सकती हूँ, क्योंकि जो मेरी एक स्ट्रेंथ है मैं समझती हूँ वो सोशल मोबिलाइजेशन है। मैं अक्सर जगहों पे विज़िट करती हूँ, बहुत सारी एरियाज़ जो हैं, जो ट्राइबल एरियाज़ आप उनको कह देते हैं, वहाँ पे भी मेरे विज़िट्स होते रहते हैं। अभी मुझे सोशल मीडिया पे बहुत सारी जगहों से रिक्वेस्ट भी आ रही हैं कि भाई आप हमारे एरिया में एजुकेशन पे काम करें, स्पेशली फिर गर्ल्स एजुकेशन के लिए। लेकिन चूँकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो अपने जो मेरे वसाइल हैं या मुझे जो सपोर्ट मिलती है उसमें तो मैं ये सेंटर्स और ये स्कूल चला रही हूँ। लेकिन अगर गवर्नमेंट मेरे साथ सपोर्ट करे तो इंशाल्लाह मैं सूबाई लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे बहुत सारा काम कर सकती हूँ एजुकेशन पे। सही, बहुत शुक्रिया शहनाज, आप साथ मौजूद थी और हमें मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहे थे कि जिस तरह से आप आगे बढ़कर उन बच्चों के लिए काम कर रही हैं जिनको तालीम यूँ तो फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी थी, लेकिन अगर किसी वजह से उन बच्चों को तालीम का हसूल मुश्किल रहा तो आपने उनके लिए आसान किया। ज़हनी उलझन है कोरोना को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, लोग इसे इम्तिहान समझने लगे। आज हम जरा इसकी बात करें। एग्जैक्टली, इस हिस्से में खास तौर से तस्कीन हेल्थ इनिशिएटिव क्या है, किस तरीके से ये काम करें। वी हैव डॉक्टर ताहा साबरी, आपको गुड मॉर्निंग कहेंगे, एंड वी हैव शमीन खान, माहिर नफ्सियात हैं आप, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, थैंक यू। आप इसी में गुफ्तगू आगाज़ करूँगा इसलिए कि मेरे माइंड में उस वक्त एक सवाल चल रहा है जो कि मैंने सोचा था कि मैं आपसे ही करूँगा। OCD के पेशेंट्स होते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आज हम बार बार ये बात करते हैं कि बार बार हाथ धोने हैं, बार बार सफाई करने के, हम लोगों को पेशेंट तो नहीं बना रहे। आई थिंक एक हद तक जो मैंने खुद अभी ऑब्ज़र्व किया वो एक चीज़ है कि लोगों के जो आई गेस परेशानियां जो ज़्यादा बाहर आ रही है ना, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक OCD की सिम्टम्स हैं जो लोगों के अंदर नज़र आ रहे हैं, और उसकी वजह से आई थिंक ताहा भी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं इसके साथ कि जो हम हर 2 मिनट बाद हाथ धो रहे हैं। जैसे वीडियोस आई हैं मज़ाहिया वीडियोस कि एक बंदा हाथ धोता है, फिर दरवाज़ा खोलने के बाद फिर हाथ धोता है। ठीक है, एहतियात करें, इतनी भी ना करें कि आप पानी के नीचे बैठे रहें। हाँ, क्योंकि एक बैलेंस भी होना चाहिए ना आपके जिस्म के। ऐसा एक वीडियो आई, सॉरी आपकी बात शुरू करने से पहले वो वीडियो हम जरा उसको एलैबोरेट करते हैं बिकॉज़ वी डोंट हैव दैट वीडियो राइट नाउ, कि एक बंदा है वो, जिस तरह आपने भी कहा कि अभी हाथ धोया, हैंडल खोला, फिर हाथ धोया, मास्क पहने, ग्लव्स पहने, हेलमेट पहन लिया, सब कुछ कर लिया, सब कुछ करने के बाद बाहर निकला, गाड़ी आई, टक्कर मारी, वो मर गया। आई थॉट वो जो हाथ धोने के बाद नलका धोया था, अब उसकी बात करेंगे। वापस आते सवाल के ऊपर, प्लीज हेल्प अस। सो आई थिंक इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो OCD एक डिसऑर्डर है, सही, एक मेंटल इलनेस है, और
वो उसका मकसद ये होता है कि ऐसे रवैये इख्तियार करना जो आपके लिए मतलब नाखुशगवार हों या फिर गैर सेहतमंद हो। लेकिन अभी हाथ धोना और ख्याल रखना एक सेहतमंद एक्टिविटी है। बिल्कुल है। तो आई थिंक कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम ना इस तरह की चीज़ें ना लेबल्स ना फेंकें और इस तरह की चीज़ों को, क्योंकि इससे ज़्यादा हार्म होता है। और जिस तरह आपने बाकी सोशल डिस्टेंसिंग की ना, कि समाजी दूरी की, हमारी नज़र में ये जो टर्म भी है ये बहुत ये सही और ये सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। इनफैक्ट अब WHO ने भी बोला है कि इस टर्म को इस्तेमाल ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग की टर्म, क्योंकि हमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं इख्तियार करनी, हमें समाजी दूरी नहीं इख्तियार करनी, हमें जिस्मानी फ़ासला रखना है। समाजी दूरी का मसला ये है कि हम एक दूसरे से कट जाएं और हमें इस तरह बिल्कुल नहीं करना। इनफैक्ट इससे तो मामला और भी बढ़ेगा, क्योंकि ये बीमारी है, ये हमें मार के नहीं जीतेगी, ये हमारे ताल्लुकात को बर्बाद करके जीतेगी। सही। और पूरी दुनिया में अभी जहाँ पे एक सक्सेसफुल तरीके से जिन ममालिक ने इसका सामना किया है, उन्होंने साथ होके किया है, उन्होंने एक तरह से इत्तेहाद फिर कायम करके सोशल किया है। डिस्टेंसिंग कैसे कह सकते हैं? तो इसको हमें बहुत अच्छा कह रहे हो। जिस्मानी फासला कहना होगा। तो हम इसे फासला कहेंगे, हम अलग थलग भी नहीं कहेंगे बिल्कुल। कि खुद को अलग थलग ना रखें, बल्कि लोगों से फासले पर जिस्मानी रहें। फासला रखें। और देखिए अब तो फ़ोन की दुनिया है, सोशल मीडिया की दुनिया है, अब तो आप लोगों से और भी ज़्यादा राब्ते में रह सकते हैं। राइट। और रहना भी चाहिए, लोगों से इंटरेक्ट करना भी चाहिए। अच्छा 2 मिनट के लिए ना आप दोनों ने मिलकर मुझे कंफ्यूज कर दिया था, क्योंकि मैं वाकई बहुत बार हाथ धोती हूँ। मैंने सोचा वो डाटा जो इकट्ठा हो रहा है, सिम्टम्स जो इकट्ठा किए जा रहे हैं, शायद हम उस तरफ को जा रहे हैं। 5 मिनट में 6 बार तो नहीं होती होंगी ना। हाँ, एक बैलेंस रखना भी जरूरी है। चले वो लोग जीनियस है, एहतियात करनी है और ओवरऑल एहतियात करनी है, ये है। अच्छा अब देखिए, अब जरा इसको एड्रेस करें ना। एक तो ये कि लोगों का बेहद मोहतात हो जाना, दूसरे ये कि ये जो फिक्र है, मैं रात को कोई 6 बार उठी हूँ, ये समझने के बाद में, ये यहाँ से पढ़ के और झेल के जाने के बाद में, अच्छा पंजाब तक में लॉकडाउन होगा, विच मीन्स सब बंद हो जाएगा। अच्छा अगर एक फ़र्द घर का बाहर जाएगा, मतलब मैं बाहर ग्रॉसरी करने बिल्कुल नहीं जाऊँगी। अच्छा चलो मैं जाऊँगी, मैं अपने हस्बैंड को नहीं भेजूँगी, ये इसका क्या करें? क्योंकि देखिए ये अब मेरा अंदाज़ा है, और गलत नहीं होते मेरे अंदाजे ऐसा बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और ये है कि आप जाएं, आपके हस्बैंड जाएं, जो भी जाएं, वो एक एक्सपोजर तो फिर भी हो रही है ना। और ज्यादातर ये होता है मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, या मैं तुम्हें अकेले तो नहीं जाने दूंगी। ये तो फंस गए सारे के सारे लोग, क्योंकि सबको एक थोड़ा सा बाहर जाकर हवा खाने का भी थोड़ा सा मूड हो रहा होता है ना। अभी क्या करें सबके लिए हम, क्योंकि ये ज़हनी परेशानी है अच्छी खासी है, मैं कैसे निकलूं? देखें, ये देखना है कि निकलने में क्या अचीव करना है, कि हम क्यों निकलना है घर से। ठीक है, सौदा लेना है तो ज़रूरी है निकलना। अगर क्रिकेट खेलना है, या जैसे आप लोग पहले कह रहे थे समोसे खाने हैं, तो क्या वो वाकई घर में फ्राई करें? हाँ, क्या वो वाकई में ज़रूरी है? आप फ्रोजन समोसे लें या खुद सीख लें बनाने, इसी बहाने सीख लें। हाँ एग्जैक्टली, इतना वक्त है, टाइम करें, इतना वक्त है। अच्छा कहा, सिर्फ पॉजिटिव नहीं, क्रिएटिव भी होना चाहिए और उसके दूरस असरात भी होने चाहिए इन परेशानियों के नहीं। अब देखिए हम लोग रोज बात करते हैं अम्मियाँ परेशान है, बहुत सारे लोगों से मैंने सुना ना, बच्चे पहले स्कूल चले जाते थे तो आके सो भी जाते थे, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, ये हर वक्त इनके साथ मुझे खेलना पड़ रहा है। वो तो सारा स्कूल का तो मैंने काम खत्म करा दिया, जो जितना टीचर ने दिया था हफ्ते से पहले हो गया। ये तो फिर अब मुझे थोड़े से क्विक सॉल्यूशंस इसके भी बता दें कि ये जो एनर्जीज हैं इसको कैसे। जी प्लीज़। जी, बच्चों को रूटीन की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर बच्चों के सामने जिस तरह नॉर्मल हमारे घरों में भी होता है ना कि अगर वबा ना भी हो कि मेरे खावन ने मुझे बहुत परेशान किया हुआ या फुप्पू ने परेशान किया हुआ, ये भी बच्चों की नफ्सियात के लिए अच्छा नहीं होता। उसी तरह अभी अगर हर वक्त वो सुनेंगे कि वबा है, बीमार हैं, ये लोग मर रहे हैं, वो लोग मर रहे हैं, तो फिर बच्चों की वेरी राइट। कल हम ट्रांसमिशन कर रहे थे, मेरी बेटी वो ट्रांसमिशन देख रही, मैं घर गया तो उसने कहा बाबा जो आपके बैकग्राउंड में इमेजेस थे ना, दैट वाज सो स्केरी, शी सेड दैट वाज सो स्केरी। और मैं 1 मिनट के लिए रुक गया, मैंने कहा वाकई उसने क्या इस चीज़ से सीखा। हाँ, इसका मतलब इस कंटेंट को बच्चों से दूर रखना चाहिए। तो देखिए इसमें बहुत ज़रूरी है कि इवन जो कंटेंट का ताल्लुक है, हमें देखना है कि हमें लोगों को मैसेज क्या देना है। राइट, हमें लोगों को मैसेज क्या ये देना है कि क़यामत आ गई है, या हमें लोग और उससे फ़ायदा होगा, उससे देखो हमें एसेंशियली लोगों को घरों में रखना है और घरों को सही सलामत, लोगों को सही सलामत रखना है। तो उसके लिए हमें सिर्फ वो बातें शेयर करें जो उनके लिए ज़रूरी हों। ठीक। और हमें और लोगों के लिए लोगों के दायरे इख्तियार में क्या है। राइट, अगर लोगों को पता चलो दुनिया में इतनी अमवात हो गई हैं, लोग कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में, लेकिन लोगों के दायरे इख्तियार में जो है कि वो बस
एहतियाती तदाबीर पूरी करें और फिर देखें कि यार ये एक तरह से ऑफ कोर्स जिन लोगों की दिहाड़ी चली गई है वो तो एक तो माशी स्ट्रेस बहुत बड़ा होगा, सबसे बड़ा स्ट्रेस है सर। लेकिन जो लोग चले सैलरीज पे हैं और जो घर पे रह सकते हैं और जिनके पास वो लग्जरी है कि वो घर पे रह सकते हैं, तो वो उसको एक मौका भी देखें कि हमारी ज़िंदगियाँ इतनी तेज़ होती हैं, इतनी फास्ट हमारी लाइफ होती है। आजकल दुनिया भी ऐसी है कि हमें अपने ख़ानदान के साथ वक्त गुजारने का टाइम नहीं मिलता, फैमिली के साथ नहीं मिलता, काम की वजह से अब और फुर्सत मिली है तो रोते हैं। बिल्कुल अब बिल्कुल तो अब फुर्सत मिली है तो ऑफ कोर्स उसके और भी फैक्टर्स हैं कि मतलब माशी प्रेशर्स वगैरह भी हैं जिसकी वजह से लोग परेशान हैं, लेकिन उसको एक मौका देखें कि हम अपने शायद ख़ानदान के साथ वक्त गुजार सकते हैं, जो वक्त हमें पहले नहीं कभी मुमकिन ना हो मिल रहा है। और आप देखें अब ना तो आपके इमीडिएट फैमिली, आप दूर दराज के लोगों से सोशल मीडिया फ़ोन वगैरह के ज़रिए उनसे राब्ते में रह सकते हैं। ये अभी आपने बहुत अच्छा कहा कि इससे मदद नहीं मिलेगी अगर हम ये कहें क़यामत आ गई है या आने वाली है, और ये कहना कि जी वो दुनिया में चूँकि फ़लाँ मुल्क में ऐसा किया था, फ़लाँ लोगों के साथ ऐसा किया था, या हमारे यहाँ देखो ये करते थे तो इस वजह से हो रहा है, ये जो स्टेट ऑफ माइंड है, पहले मुझे इसके बारे में बताएं। अगर मैं सहूलत के साथ बैठकर ये कह रही हूँ फला जगह किया था ना, लो भुगतो, ये क्या इसमें सोच की बात है कि हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारी सोच क्या है। अगर हमारी सोच है कोई मुश्किल आए तो हम लोग काम जाएं, हम लोग पीछे हट जाएं, या फिर हम लोग उसको दूसरी चीज़ों में ब्लेम करना शुरू कर दें, तो वो एक सेहतमंद सोच नहीं है। सेहतमंद सोच होगी हम इसको सर इम्तिहान देखें, ये एक इम्तिहान है, हमारे लिए इम्तिहान है, इंसानियत के लिए इम्तिहान है, और इस इम्तिहान से हम लोग अच्छी तरह इस तरह निकलेंगे अगर हम लोग एक तो मतलब वो जो हमारी जो 3 चीज़ें हैं, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, अगर हम इन तीनों को फॉलो करेंगे तो हम इस टेस्ट से निकल पाएंगे। और इनफैक्ट अगर आप तारीख़ में देखें कोई भी बड़ी क्राइसिस आती है तो अगर इंसानियत साथ होती है तो उसके बाद फिर एक पॉजिटिव चीज़ भी निकलती है। ये बहुत आपने अच्छा कहा। इसी सवाल पर आप भी कमेंट करें और अलॉन्ग विद दैट ये भी बताइए, ये जो हम देखते हैं ना कि कहीं ना कहीं किसी कंट्री ने अपने लोगों को किसी उनके मज़हब की बुनियाद पे, उनकी थिंकिंग की बुनियाद पे उनको आइसोलेट किया हुआ है, उनको उनके हुकूक नहीं दे रहे। क्या ये एक ऐसा क्राइसिस है कि जिसके बाद ऐसी बॉन्डिंग बन जाएगी कि वो अपने सोच को रिविजिट करें, वो खुद एहतसाबी से गुजरें और उनको लगे कि भाई एक कोरोना से लड़ते लड़ते हमको तो इस बात का इदराक हो गया कि ये तो हमारे अपने लोग थे, इंसान पहले बाद में सब कुछ। जो आपका ये सेकंड सवाल है उसके ऊपर आते हुए आई थिंक दुश्मन जो है ना बदल गया है। जो लोगों का जो एक खौफ या गुस्सा है वो सब एक कोरोना की तरफ जा रहा है, मगर उसके अंदर भी एक अच्छी और बुरी बात यह है कि शायद हम ज़्यादा यूनाइटेड हो रहे हैं मज़हब के तौर पे या ज़ात बात के तौर पे, मगर एक साइड पे फिर जिन लोगों को कोरोना डायग्नोस हो रहा है अगर वो सामने आकर कह भी रहे हैं कि मुझे कोरोना है, मैं तुमसे कल मिला था, टेस्ट करा दो, वही लोग फिर जाकर उनको बुरा कह रहे हैं या उनको सोशल ऑस्ट्रेसिज्म जैसे समाज से बाहर निकाल रहे हैं ना कि अच्छा इसको कोरोना है, आज के बाद इससे नहीं मिलेंगे, यार तो वो था ना जिसको कोरोना हुआ था। ये कहते हैं कि अच्छा तो मुझसे मिलकर आया ना, चलो दूर हो जाओ तुम। डॉक्टर साथ बात हो रहा है कि डॉक्टर्स जिन खानदानों में होते हैं उनसे लोग दूर रह रहे हैं, और देखें डॉक्टर्स तो हमारे एक तरह से फ्रंट लाइन में हमारे अफवाज हैं, और अगर हम अफवाज की हौसला अफजाई नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, राइट? वो किसके लिए लड़ रहे हैं? तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सही है, देखिए एहतियाती तदाबीर रखनी है, हमें ऑफ कोर्स करीब नहीं जाना, लेकिन एक तमीज़ भी होती है, एक हम लोग एक तरह से बेसिक एथिक्स होते हैं, थोड़ा सा फासला तो एक बंदे की पर्सनल स्पेस है, वो तो ख्याल खुद भी रख रहे हैं और आपको भी रखना है। हाँ रखना है, लेकिन साथ साथ आप उनके साथ और भी हमदर्दी कर सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं, और देखिए मॉरल सपोर्ट भी कर सकते हैं। आजकल दुनिया इतनी छोटी हो गई है कि हम बस एक पोस्ट लगा के या फिर कोई मैसेज छोड़ के या फिर कुछ करके, उनका वक्त भी इतना है कि आप थोड़ा वक्त को भी सही तरह इस्तेमाल कर लें। ये भी अच्छा था। टीबी से लेके कोरोना तक क्या इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम वापस से वैसे ही प्रैक्टिसेस पे नहीं जाएंगे? उस गांव में एक शख्स को टीबी है तो पूरा सारे के सारे लोग उस गांव से ही दूर हो जाएं। ऐसी कहानियां मौजूद हैं अभी भी। तकलीफ़ होती है, दुख होता है उन सब पे और उन रवैयों पे। ऐसा अभी नहीं होना चाहिए, और अगर कहीं खुदा न खास्ता इसका हिंट भी है तो उसको सही होना चाहिए। क्या करे, एक इंडिविजुअल को थोड़ा सा समझाए। आई थिंक थोड़ा सा हमें जो हमारा नज़रिया है ना वो खौफ और गुस्से से थोड़ा सा प्यार की तरफ भी लाना है। अगर हम एक दूसरे को थोड़ा सा बेहतर समझें, और जैसे अगर आप बीमार हैं, ठीक है, और आप मेरी दोस्त है तो मैं कॉल करके पूछूंगी ना कि कैसी तबीयत है आपकी। इतनी फोन से कोरोना नहीं आएगा। हाँ, फ़ोन से कोरोना नहीं आता, इतनी छोटी सी चीज़ से आपको भी थोड़ी हिम्मत मिल जाएगी, ठीक है, आपको भी लगेगा कि मेरे साथ कोई है। और घर के अंदर भी वो जो है ना, जो हम एक चीज़ करते हैं कि अच्छा
हुकूमत कुछ नहीं कर रही। ये अच्छा, ये अमूमी पड़ोसी रवैया बाहर निकल रहे हैं जी। एक अमूमी रवैया, बस ब्लेम हाँ। करना है दूसरे को, खुद क्या कर रहे हैं इस पर नहीं ध्यान देना। अगर वही हम अपना नजरिया बदल के प्यार की तरफ लाए ना, और एक बंदे से ही थोड़ी सी प्यार की जबान में बात करें, इतना फर्क आएगा। बेशक। वो कौन लोग होते हैं, अब बात आपकी कट गई है ना जी, सॉरी ना, वो भी कंप्लीट कर ले, लेकिन ना मुझे ये आप दोनों ही बताइएगा, ये कौन लोग होते हैं? जैसे अभी हम एक सऊदीया की खबर शेयर कर रहे थे, सैनिटाइजर पी ले कोरोना मर जाएगा, आपने कंफ्यूज कर दिया इस तरह लोगों को। ईरान में भी हुआ है कि शराब एक अफवाह पहले थी कि शराब पीने से कोरोना खत्म हो जाएगा, तो फिर कोई 20-25 लोग मेथनॉल पॉइजनिंग की वजह से उनकी हम बात पीने वालों चलो। हाँ। ये उन्होंने उसको क्या कह रही हूँ मैं, अच्छा मैं ये पूछ रही हूँ कि ये क्या तस्कीन है, ये क्या जज्बा है, ये जहनी हालत क्या है कि जब आपको आप अचीव क्या करना चाहते हैं लोगों को गलत खबर देकर, गुमराह करके? वो गलत खबर नहीं है, अफवाहें तो हर जगह होती है ना। अब यह है कि सोशल मीडिया जो है, जो एक ताहा भी बहुत अच्छी बात कहता है, सोशल मीडिया इस्तेमाल करो अच्छी चीज़ों के लिए, लोगों से मिलने के लिए। तो नहीं कर पा रहे। अगर उसी सोशल मीडिया को हम खौफ बढ़ाने के लिए या गुस्सा दिलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो हम उस फेक न्यूज़ के जाल में फंस जाएंगे। और हम खुद तो फंसे, दूसरों को फंसा रहे हैं। लास्टली प्लीज एक कमेंट कर दीजिएगा एक ऐसे शख्स के लिए जिसकी एक मोनोटोनस रूटीन थी कई सालों से, बट ही वाज हैप्पी विद दैट। अब जब वो रूटीन टूटी है, वो घर में है और कहीं बाहर नहीं जा रहा है, इंटरेक्शन खत्म हो गया और वो स्ट्रेस में, वो क्या करे? क्विक स्टेप क्या करे? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये है कि आपने पहले एक्सेप्ट करना है कि ये एक चेंज आया है, ठीक है, सही, और आपने इसको एक पॉजिटिव लाइट में देखना है कि उसको ऐसा मौका देखना है, राइट। और उसमें फिर आप ये कर सकते हैं कि थोड़ी कुछ चीज़ें जिस तरह ख़ानदान के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, राइट। और अगर लेट्स से कि अगर कोई लोग ऐसे भी होते हैं अकेले भी रहते हैं, राइट, तो घर से दूर वगैरह भी आए हुए होते हैं, तो ये अच्छा मौका है कि अपने जो फेवरेट प्रोग्राम है उन पे देखें, कोई अच्छी किताब पकड़ें, whatever you feel like doing, लेकिन मूवीज देखें। और बहुत जरूरी कि खबर में ज़्यादा देर खबरों से, एज लॉन्ग एज आप एहतियाती तदाबीर पूरी कर रहे हैं, खबरें बंद करें, सही है। एज लॉन्ग एज आप नहीं, आप खबर सही, आप लोगों का धंधा को अफेक्ट होगा, लेकिन उससे क्या होगा कि से अपना काम कर रहे हैं, उससे ये है कि स्ट्रेस, और देखिए आप लोग कर रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे और भी चैनल्स वगैरह हैं, राइट। इस वक्त मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि सब इस वक्त अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, और देखें ये सेट हो, ये अच्छे गाइडलाइंस दिए इन्होंने। कोरोना से लड़ना है, लेकिन प्यार से बात करना है। किसी को अगर कोरोना पॉजिटिव है तो उसको अप्रिशिएट करना, उसका हौसला बढ़ाना उतना ही जरूरी है जितना मेरा घर में बैठकर मोहतात रहकर खुद को खुश रखना। और एक्सेप्ट करें, वो थ्रेट है तो भी एक्सेप्ट करें, पैनिक है तो उसको कंट्रोल, पैनिक एक्सेप्ट करें, और इस वक्त जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करें, उसके बाद आगे बढ़ जाएं। हमारे साथ डायरेक्टर थे तस्कीन हेल्थ इनिशिएटिव डॉक्टर ताहा, बहुत शुक्रिया आपका। वी हैव शमीन खान, आपका भी शुक्रिया। बरतानवी माहिरीन की रिसर्च है, और इस रिसर्च के मुताबिक बच्चे कम उम्री में ज़्यादा वक्त बैठे रहने में अगर गुजार दें तो फिर जब वो बड़े होते हैं तो वो डिप्रेस्ड रह सकते हैं, डिप्रेशन में मुब्तला हो सकते हैं। इसका ख़तरा, इसका खदशा बहुत ज़्यादा होता है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के रिसर्चर्स ने बरतानिया के मुख्तलिफ स्कूल्स में पढ़ने वाले 4200 बच्चों को मुताले के लिए बतौर रज़ाकार भर्ती किया, जिनकी उम्रें बिलतरतीब 12, 14 और 16 साल थीं। पहले मरहले में हरकत पर नजर रखने वाले खुसूसी आलात के जरिए कई दिनों तक उनका मुशाहिदा किया गया, जिसके बाद उनमें बैठे रहने की आदत और डिप्रेशन के बारे में मालूमात जमा की गई। ये मुताला तकरीबन 7 साल तक जारी रहा है। आजकल की बात नहीं है, ये कोई तुक्का नहीं है। तो भाई इसी सब के ऊपर बात करेंगे हम। ताहिरा मलिक, माहिर नफ्सियात, हमको ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नया दिन। कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, अब ज़रा इस रिसर्च के बारे में बताइए ना। 7 साल तक रिसर्च की गई है और ये फैक्ट सारे के सारे सामने आए, उसके बाद ये ऑब्जर्वेशन सामने आए जी। और इसके अलावा भी एक तो ये रिसर्च है जिसमें उन्होंने बच्चों को ऑब्जर्व किया, पहले एक छोटी उम्र में, फिर आगे जाके उन्हीं बच्चों को कुछ सालों बाद। और इसके अलावा भी बहुत सारी रिसर्चेस में ये साबित हुआ कि जो बच्चे कम उम्री में ज़्यादातर स्क्रीन्स के आगे बैठे रहते हैं, टैब्स उनके हाथ में होते हैं, कंप्यूटर्स देखते हैं, टीवी देखते हैं, आगे जाके जब वो प्यूबर्टी में पहुंचते हैं तो डिप्रेशन के, मूड डिसऑर्डर्स के, जो गुस्सा ज़्यादा आना है, एग्रेशन, ये सब के चांसेस बढ़ जाते हैं उन बच्चों में। क्योंकि जो एक्सरसाइज है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, बड़े भी या बच्चे भी, तो एक हार्मोन होता है जिसे हम फील गुड हार्मोन कहते हैं, जो आपको अच्छा महसूस कराता है, जिसे एंडोर्फिन भी कहते हैं, वो पैदा होता है जिस्म में। तो जो बच्चे एक्सरसाइज नहीं करते उनकी बॉडी में वो कम पैदा होता है, जिसके नतीजे में फिर आगे जाके उनको मुश्किलात पैदा होती हैं मूड की। इसके अलावा एक इसी तरह की एक स्टडी में ये भी आज साबित हुआ कि जो यादाश्त है वो उन बच्चों की बेहतर होती है जो फिज़िकली एक्टिव होते हैं।
जो Okay. तकरीबन 1 घंटा डेली कम से कम 3 दिन हफ्ते में एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा, ज़ाहिर है फिजिकल एक्टिविटी की बात भी आप कर रही हैं और बड़ा अच्छा आपने एलेबोरेट भी कर दिया एंजाइम से भी कि ज़ाहिर है जो एंजाइम हम सिक्रीट करेंगे उसका एक अपना रिजल्ट होता है। ये तो एक मामला है कि अगर बच्चा बैठा हुआ है वो खेल कूद नहीं कर रहा है, इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर बच्चा खेल कूद में इन्वॉल्व नहीं है, फैमिली इंटरेक्शन भी तो कम हुई, ज़ाहिर है उसका जो एक पीयर ग्रुप के साथ इंटरेक्शन था वो भी कम हुआ, पेरेंट्स का इंटरेक्शन कम हो गया, पेरेंट्स ने उसे मोबाइल दे दिया, मोबाइल वो यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो पेरेंटल इंटरेक्शन नहीं है, सोसाइटल इंटरेक्शन नहीं है, दोस्तों के साथ इंटरेक्शन नहीं है, इससे भी ऐसे कोई एंजाइम सिक्रीट करती है बॉडी जिससे डिप्रेशन की तरफ जाते हैं हम? बिल्कुल, ये जो मैं अभी अगली बात यही अब करने वाली थी कि इनडायरेक्ट जो इफेक्ट है ना, एक तो पहले तो डायरेक्ट इफेक्ट हो गया एक्सरसाइज का, जो इनडायरेक्ट इफेक्ट है वो भी बहुत है कि जो बच्चे स्पोर्ट्स में होते हैं, स्पेशली अगर वो पेरेंट्स के साथ कुछ खेल रहे हैं, दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, तो वो भी बहुत, एक तो सबसे पहले उनका वो बॉडी कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। अगर आप एक्टिव हैं तो आप फिजिकली फिट हैं, और वो छोटी उम्र के बच्चों के लिए जो एडोलेसेंस में होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है उनका बॉडी। अगर वो ओबिसिटी नहीं है, मोटापा नहीं है, तो वो खुद ब खुद ही बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। इसी तरह जब वो टीम वर्क सीखता है, जब वो आपने जैसे बात की दोस्तों में खेलता है और उसके फ्रेंड्स हैं, वो उनसे हारना सीखता है, तो यही जो हारना सीखना है ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है आगे जाके ज़िंदगी के लिए, क्योंकि ज़िंदगी में आगे जाके भी हार आती है। तो बचपन की स्पोर्ट्स और बचपन की एक्टिविटी विद फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए। इस तरह भी कि आपका बॉडी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको मिल के टीम वर्क खेलना आता है, आपकी स्ट्रेस कम होती है जब दोस्तों के साथ आप बात करते हैं, घर वालों के साथ। और जिस तरह आपने बोला, घर वाले ज़रूरी नहीं कि स्पोर्ट्स कराएं, हम बच्चे को वॉक पे भी लेके जा सकते हैं, थोड़ी देर करीबी पार्क में भी जाके उनको हम कोई ना कोई स्पोर्ट्स करा सकते हैं। माँ के साथ या फादर के साथ, मदर के साथ आप वॉक भी कर सकते हैं 15 मिनट 20 मिनट डेली। मैं इस इंटरेक्शन पे तो बात करना चाह रही हूँ आपसे, लेकिन थोड़ा सा मौजू से हट रहे हैं। मैं चाहती हूँ आप इस पे भी कमेंट कर दें। जो अगला चैलेंज है पाकिस्तान का, ये ऑब्जर्वेशन है कि वो डिमेंशिया है। तो एक ऐसा छोटा बच्चा कि जिसको हमने उतना एक्टिव, उतना मुतहर्रिक नहीं रखा जितना उसे होना चाहिए था, हम उसे न सिर्फ एक डिप्रेशन में मुब्तला कर रहे हैं, बल्कि आगे का जो रास्ता है वो उसे शायद डिमेंशिया की तरफ भी ले जाए। एक छोटा सा कमेंट प्लीज़ इस पे भी कीजिएगा। जी, दिमाग का एक हिस्सा है जो कि याददाश्त को कंट्रोल करता है। वो हमने रिसर्च ने ये साबित किया है कि उन बच्चों में या उन बड़ों में वो ज़्यादा सेहतमंद होता है और बड़ा होता है जो रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं। वो एक्सरसाइज जिसमें आपका सांस फूले और आपको थोड़ा सा पसीना आए। तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि डिमेंशिया जो भूलने की बीमारी है बच्चों में, बड़ों में, ये भी एक्सरसाइज से बहुत बेहतर हो सकती है अगर आप, लेकिन उसका शर्त ये है कि वो एरोबिक एक्सरसाइज हो। इसका मतलब है कि आपका वो एक्सरसाइज जिससे आपका सांस फूले और आपको थोड़ा पसीना आए, उससे दिमाग को ऐसे असर होता है कि आपकी याददाश्त बेहतर हो जाती है। इनफैक्ट एक रिसर्च थी, मैं उस दिन ही पढ़ रही थी कि वो बच्चों के स्कूल ग्रेड्स बहुत बेहतर हो गए, उनको चीज़ें ज़्यादा याद रहने लगी। जो बच्चे स्कूल के बाद 1 घंटा फुटबॉल, खैर उस रिसर्च में वो फुटबॉल खेलते थे, कोई भी ऐसी गेम खेलते थे, तो ये उनके, आप ठीक कह रही हैं कि डिमेंशिया में भी बहुत हेल्प कर सकता है अगर हमारे बच्चे भी स्कूल के बाद 1 घंटा कुछ ना कुछ खेलने लगे। ओके, ये बहुत ज़रूरी है। चाहे तो घर में अगर स्पेस है तो वहाँ पर बच्चों के साथ फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, अदरवाइज बच्चों को बाहर लेके जाए, डजंट मैटर, फुटबॉल खेलने जा रहे हैं, हॉकी खेलने जा रहे हैं, कबड्डी खेलने जा रहे हैं, या क्या वॉक कराने लेकर, यानी कि खेलोगे, कूदोगे, बनोगे नवाब और पढ़ोगे भी उसके बाद। बैक और हम आ चुके हैं इस जगह पर जहाँ पर है हमारे साथ डॉक्टर बिल्किस। टेंटन फिर करके दिखा। टेंटन रिपीट टेलीकास्ट पे अच्छा था। कॉपी अच्छी की थी मैंने, बहुत बेहतरीन, मैंने अवार्ड दे दिया। थैंक यू सो मच। लेकिन अभी अवार्ड हमने उनको देना है जो कि हमारी बात गौर से सुन के अमल करेंगे और वापस हमें बताएंगे कि रिजल्ट कितना अच्छा। तो आज हम बात करें मौसम चेंज होने से आपके जो बाल हैं उसकी ग्रोथ पे इफेक्ट आता है या नहीं, और जो गिर रहे हैं बाल, जनरली गिर रहे हैं, गिरते ही चले जा रहे हैं, और वो क्या कर सकते हैं। डॉक्टर बिल्किस, गुड मॉर्निंग। जी, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक, आप लोग कैसे हैं? हम तो अच्छे हैं, हमारे बाल अच्छे नहीं हैं, और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं। क्या करें? हर मौसम अपने साथ तब्दीलियां भी लाता है, तो तब्दीलियों के साथ कुछ मसाइल भी आते हैं। अब लोग ऑयलिंग, क्योंकि सर्दियों में ऑयलिंग बहुत ज़्यादा होती है, अब गर्मियों में ऑयलिंग करना ज़रा चिपचिपाहट लोगों को पसंद नहीं आता, तो मैं कुछ ऐसी टिप्स लेकर आई हूँ कि आप ऑयलिंग ना करें, लेकिन ऑयल वाले ही फ़ायदे आप उठा सकते हैं, रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो इसके लिए सीरम बनाना बताऊंगी कि घर से आप सीरम कैसे बना सकते हैं। एलोवेरा भी अब सबके घर का हिस्सा हो चुका है। वो कैसे? क्योंकि सब एलोवेरा घर में रखने लगे। आपको सुन के सबने रख लिया, पक्का किचन में रख लिया, क्योंकि बहुत सी ऐसी रेसिपीज में एलोवेरा यूज़ हो रहा होता है। हाँ, खानों में भी हो रहा होता है, तो खानों में हो रहा होता है, खा भी रहे होते हैं। तो इस तरह आपने करना क्या है, एलोवेरा जेल से आप कैसे फ़ायदा उठाएंगे कि आपके बाल अच्छे हो जाएं। आपने लेना है
1 कप एलोवेरा जेल, ठीक है। अच्छा, घर में जब आप प्लांट का जो जेल निकालते हैं तो कभी भी कोशिश कीजिएगा उसमें जो येलो पार्ट है वो कभी भी ना आए। ओके, ठीक है। वो जो ऑयल होता है वो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आपने पहले थॉर्न यानी कि जो उसके कांटे हैं उसको पहले काट देना है, फिर उसके बाद निकालना है जेल, और फिर उसको ब्लेंड कर लें क्योंकि जेल स्टिकी सा होता है, उसको ब्लेंड करके तो उसकी ये शक्ल बन जाएगी। ठीक है। अब आपने करना, मैं एक सिरम बनाना बता रही हूँ कि आप सिरम कैसे बनाएंगे जो चिपचिपा नहीं होगा, लेकिन आपके बाल अगर गुच्छों की तरह गिर रहे हैं तो अव्वल तो इन्वेस्टिगेशन इंटरनल कि हार्मोनल इशू तो नहीं है, खून की ख़राबी तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं हो रही है, और कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ रहा। ये सारी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से बाल गिरते हैं। ओके। इवन विटामिन D3 की कमी तो नहीं है क्योंकि उसकी वजह से भी आपके बाल गिरते हैं। प्रॉब्लम्स भी हील आती जी है। बिल्कुल, आप इंटरनल इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करवाएं। एक्सटर्नली जैसे हमने एलोवेरा जेल निकाला, फिर इसमें मैं चंद ड्रॉप्स जो है जिंजर एसेंशियल ऑयल के डाल रही हूँ। अगर आपको लगता है कि जिंजर एसेंशियल ऑयल बहुत एक्सपेंसिव है तो आप अपने घर में जो अदरक होता है उसका जूस निकाल के 1 चम्मच डाल दें। दूसरा इसमें मैं डालूंगी क्योंकि जिंजर की खुशबू जो होती है ना बहुत तेज़ होती है, तो उसको मतलब कि थोड़ा सा कम करने के लिए मैं पेपरमिंट या टी ट्री ऑयल डालूंगी। ठीक है, तो फिर ये स्मेल भी बहुत अच्छी होती है, प्यारी। हाँ, तो फिर ये आपका एक ये हेयर सीरम तैयार हो गया। ये किसके लिए तैयार हो गया? अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और काम कर सकते हैं आप कि आप सौंफ जो है बहुत अच्छा होता है। सौंफ को हम नेचुरोपैथ आदि टिप कहते हैं। आपकी आदि टिप है, कोई भी ऐसी चीज़, चाहे बालों की हो, चाहे आँखों की हो, चाहे मैदे की हो, चाहे दर्दों की हो, चाहे हार्मोन्स की हो, सौंफ उसका लाजमी जुज होता है। इसलिए ये हमारा कहलाता है कि आदि तो आपकी टिप यही है। तो डबल कर ले, पूरी हो जाएगी। हाँ, इसको डबल ऐसे किया कि इसको पीस के पाउडर बना लिया है। इस डबल को मैं इसमें डाल दूंगी। ठीक है। मतलब शोएब के टोटके अलग है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, और कुछ ऐसी बातें हम ऑन ईयर नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ये जो है मुझे ऑफ कैम मिले शोएब। नहीं, बहुत प्यारा बच्चा है, ऐसी कोई बात नहीं है। बस आपने इसको मिक्स कर लिया। ये आपका बहुत ज़्यादा गिरते बालों के लिए हेयर सीरम घर में तैयार हो गया। इसको लगाने का तरीका ये कि आपने इसको फिंगर टिप्स पे लगाया, सर की बालों में अच्छी तरह लगाया और बस आप अपने काम पे चले। कलर भी अच्छा रहेगा। हाँ, ये भी दिन में 2 बार। नहीं है? नहीं, धोना नहीं। ओके, सही है। आप मतलब धुले बालों में लगाना है, रात को आके फिर बाल धोना है। यानी अगर लगाने के बाद बाल सेट करने हैं, ड्राई करें तो कोई इशू नहीं है? कुछ भी नहीं, इसमें सारा देखिए वाटर कंटेंट है ना सारा, तो फिर ये रह जाएगा। दाढ़ी पे भी लगा लें अगर दाढ़ी के बाल गिर रहे हो? हाँ, बिल्कुल लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं। गाढ़ी किस्म की दाढ़ी हो। एक कॉलर है अजरा। गुड मॉर्निंग, क्या पूछना चाहेंगी आप? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर बिल्किस बात सुन रहे हैं? डॉक्टर बिल्किस से बात करनी है। बिल्कुल करें। जी फरमाइए। जी, मेरे 2 महीने से घुटने में बहुत शदीद दर्द है। चोट भी नहीं लगी, कुछ भी नहीं हुआ, स्वेलिंग आती है और एक कदम भी नहीं चल सकती। मुझे इतनी सख्त तकलीफ है इसकी। अच्छा, दोनों घुटनों में या एक? दवाई वगैरह भी मैं नहीं ले सकती हूँ, किडनी का मसला है मेरा। अच्छा, ठीक है। तो आप ऐसी चीज बताएं कि मैं मालिश करूं या कुछ ना तो ठीक हो जाए उससे। अच्छा, देखिए, अगर सॉइलिंग होती है ना तो मालिश उसके लिए नहीं होता, उसके लिए होता है कि आपने बर्फ की सिकाई करनी। सॉइलिंग है बर्फ की? जी ठीक है, बर्फ की सिकाई करनी है। और दूसरा काम आपने क्या करना है, अभी हम अंडे की बात कर रहे थे, लेकिन ये एग जो है आपके इस जो आपकी तकलीफ है इसको ख़त्म करने में भी आपकी मदद कर सकता है। आपने 2 चम्मच सरसों का तेल लेना है, 1 अंडे की जर्दी लेनी है, आपने हल्दी लेना है और खाने का चूना लेना है। आपने पहले क्या करना है, 2 चम्मच सरसों को गर्म करके 1 चम्मच खाने का चूना इसमें डालें, हल्दी डालें, इसको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप इसको उतारें। पहले आपने बर्फ़ की सिकाई करनी है, उसके बाद इसको उतार लें और जब उतारने के बाद इसमें अंडे की जर्दी डालनी है। इसको आमलेट नहीं बनाना, अंडे की जो जर्दी है वो थोड़ी सी जैसे उसमें मिक्स हो जाए उस मिक्सचर में, लेकिन वो पूरी तरीके से मतलब पके ना। फिर इसको कॉटन में रख के जहाँ आपकी सॉइलिंग है वहाँ रख के आप बैंडेज कर दें। अगर चाहें तो पूरा एग भी ले सकते हैं, पूरा एग ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसको इस तरह करके आप इस पर लगा लें। और अगर किडनी का मसला है तो किडनी डिटॉक्स करने के बहुत सारे ड्रिंक आते हैं, उसका इस्तेमाल करें। जैसे सफ़ेद ज़ीरा भी बहुत अच्छा होता है, अनार का छिलका भी बहुत अच्छा होता है। पूरा अनार को भी दूध में पकाकर सिप से पूरा दिन पिया जाए तो वो भी किडनी के लिए बहुत अच्छा होता है। एक आखिरी सवाल मुझे ये बताएंगे, जब भी हम किसी सुपर स्टोर में जाएं और शैम्पू सिलेक्ट करें तो किस बात का ख्याल रखें?
जी वो जो है Non-sulfate? नॉन सल्फेट सीख किया हूँ मैं। सोडियम लेयर इथर सल्फेट होता है, वो होता है नॉन सल्फेट लिखा हुआ होता है। अब मेरे ख्याल में दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली है कि हर शैम्पू ही नॉन सल्फेट है। ओके। और फिर कुछ शैम्पू को जब बाइंड करना होता है तो उसमें थोड़ा सा सोडियम डाला जाता है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो आपका शैम्पू बना हो वो सोडियम फ्री भी हो। अच्छा, और कहीं कहीं पर तो अब ये कॉन्सेप्ट भी आ गया ना, बॉटल फ्री है, वो बार है, शैम्पू बार है, वो भी जी अच्छा होता जी है? भी मतलब टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, आप जितना गुड़ डालो इतना मीठा है। वो भी हाँ, interesting हाँ, होता है। सही है ना। सो वेरी मच, Okay. आप हमारे साथ थी और काफी कुछ आज आपने हमको बता दिया।